अस्वीकरण। ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अवमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18 जोड़ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ें या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। अध्याय 46। क्रोधित शियाओ यान। वयस्कता समारोह के बाद जियाओ यान को आखिरकार राहत मिली। उसके दिन, जो आमतौर पर प्रशिक्षण से भरे रहते थे, अब आरामदेह हो गए। हालांकि फाउंडेशन एलिक्जिर के लिए उसने जो सामग्रियां पहले खरीदी थी वे लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी जियाओ यान ने और कुछ खरीदने के बारे में नहीं सोचा। अब वह आखिरकार 8वें दुवांची स्तर पर पहुंच चुका था और इस स्तर पर फाउंडेशन एलिक्जिर के लाभ न के बराबर थे। अब यद्यपि फाउंडेशन एलिक्जिर का उपयोग समाप्त हो चुका था, फिर भी याओ लाओ ने इसे किसी नए एलिक्जिर से बदलने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने शियाओ यान को इस समय का उपयोग आराम करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को शांत करने के लिए करने को कहा। प्रशिक्षण का सही तरीका है कि अभ्यास को चरणों में किया जाए और उनके बीच विराम लिया जाए। स्वयं को मृत्यु के घाट उतारने जितना अभ्यास करना उल्टा पड़ सकता है और व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इन सुखमय और आरामदेह दिनों में रोजाना मेहनत करने के आदि शियाओ यान को बेहद ऊब महसूस हो रही थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह हर दिन जुनएर के साथ शहर में घूमने जाता था। हालांकि कभी कभी वह पहाड़ों के पीछे जाकर अपनी दो तकनीक का अभ्यास करता था। वर्तमान में शियाओ यान निस्संदेह शियाओ परिवार का केंद्र बन चुका था। वह जहां भी जाता, श्रद्धा भरी निगाहें परछाई की तरह उसका पीछा करती। और इधर उधर मिलने वाले कुछ सम्मानजनक अभिवादनों ने शियाओ यान को अपने इस प्रदर्शन से पहले और बाद में मिले अंतर पर आश्चर्यचकित कर दिया। डॉट 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 पिंग। पीछे के पहाड़ों के घने और हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली दिखने वाली बंदर जैसी परछाई अविश्वसनीय गति से इधर उधर भागती और उछलती रही। वह जंगल में तेजी से और फुर्ती से आगे बढ़ती रही, अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करती हुई। फिर एक जोरदार धमाके के साथ ची ऊर्जा और प्रचंड शक्ति से भरपूर एक मुके ने कम से कम 2-3 मीटर चौड़े एक पेड़ के तने को चीर दिया। पेड़ पर पड़ी दरार लगातार फैलती गई और अंत में बैंग की आवाज के साथ पेड़ 2 हिस्सों में टूट गया। गिरते हुए पेड़ से फुर्ती से बचते हुए जियाओ यान एक चट्टान पर कूद गया। उसने अपना दाहिना हाथ गिरे हुए पेड़ पर लटके अपने कपड़ों की ओर बढ़ाया और अचानक एक बल का चक्र उत्पन्न हुआ जिसने कपड़ों को उसकी हथेली की ओर खींच लिया। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए शियाओ यान ने एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे धीरे अपने कपड़े पहन लिए। अपने कपड़े अस्त व्यस्त ढंग से पहने हुए शियाओ यान की भौहें अचानक तन गईं। उसने आंखें सिकुड़कर जंगल के बाहर की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ा। शियाओ यान के होठों पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। उसने अपने कंधों पर पड़े पत्तों को झाड़ा और जंगल से बाहर निकलने लगा। जंगल में सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, उसकी हड्डियों में समा रही थी और उसे अंदर तक एक गर्म और आरामदायक एहसास दे रही थी। धूप में अभ्यस्त होते हुए उसने अपनी आंखें ढंग ली और थोड़ा सा सिर झुकाकर देखा तो उसे अपने से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान पर एक महिला की आकृति दिखाई दी। सूरज की रोशनी से लंबी, आकर्षक लड़की का कोमल शरीर जगमगा रहा था, जिससे उसके मोहक कर्व्स, विशेष रूप से उसकी लंबी, पतली, सेक्सी टांगें और भी निखर रही थीं। चट्टान पर चुपचाप बैठी शियाओ यू को देखते हुए शियाओ यान ने अपने हाथ सिर के पीछे रखे और धीरे धीरे विशाल चट्टान की ओर चल पड़ा। उसने ऊपर उस भावहीन सुंदरी को देखा। उसकी निगाहें विशेष रूप से उसकी कामुक टांगों पर टिक गईं और एक पल से अधिक समय तक वहीं ठहर गईं। फिर उसने नाक सिकुड़ी और घमंडी लहजे में कहा, तुम्हारी टांगें खूबसूरत हैं। उन्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। महज कुछ शब्दों में ही शीतल स्वभाव वाले शियाओ यू का मनमोहक चेहरा उदास हो गया। उसकी छाती थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी। जियाओ यू ने अपने दांत भींचते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढने आई थी? मुझे पीटने के लिए। अपनी नाक से हाथ हटाते हुए जियाओ यान ने हल्के से हंसते हुए अनुमान लगाया, तुम्हारे घूंसे से मेरे भाई को गंभीर चोट लगी है और अब वह बिस्तर पर पड़ा है, हिल भी नहीं सकता। क्योंकि तुम इतनी निर्दयी हो, इसलिए मैं उसकी बहन होने के नाते उसे बिना बदला लिए पीते हुए नहीं देख सकती। शाओ यू की खूबसूरत आंखें द्वेष से भरी हुई शाओ यान को घूर रही थीं। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और ताना मारते हुए कहा, तो मुझे बताओ, तुम्हारे नजरिए से ऐसी स्थिति में क्या मुझे स्थिर रहना चाहिए था और उसके हमले को सहना चाहिए था जिससे वह मेरी बांह तोड़ देता? शाओ यू ने अपने लाल होठों को काट लिया। वह भी हठपूर्वक शाओ यान को घूर रही थी। उसकी आंखों में घृणा जरा भी कम नहीं हुई थी। नहीं, अगर उसने सचमुच मेरी बांह तोड़ दी होती तो तुम्हारा दिल सिर्फ मुझ जैसे बदनसीब के लिए दुखी होता। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनटों के लिए। फिर तुम्हें कोई अपराध बोध नहीं होगा, तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं होगी कि मैं जीवन भर अपाहिज रहूं। हाँ, वही पुरानी कहानी फिर से। तुम शियाओ यू, तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व के साथ जो बिना कारण भेदभाव करने में आनंद लेता है, तुम और क्या कर सकते हो? मुझे तुम जैसे लोगों से सच में बहुत नफरत है। अगर तुम्हारा भाई इंसान है तो क्या मैं भी इंसान नहीं हूँ? शियाओ यान का गुस्सा हर वाक्य के साथ बढ़ता गया और अंत में वह अब शब्दों का प्रयोग करने से खुद को रोक नहीं पाया। भाड़ में जाओ, बड़ी छाती पर दिमाग नहीं, तुम्हारे जैसी मूर्ख औरत का वर्णन करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। शियाओ यान, तुम छोटे कमीने, अपना मुंह बंद करो। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, निराशा में हरा सफेद पड़ गया। अंततः शियाओ यू ने अपना आपा खो दिया, क्योंकि शियाओ यान की पिछली गालियों को सहन करना उसके लिए असहनीय हो गया था। शाओ यू के खूबसूरत चेहरे को पीला पड़ते देख शाओ यान की आंखों में जलती हुई क्रोध की आग भर गई और उसने ताना मारते हुए अपने होठों को चटकाया। उसके दिल में खुशी की एक झलक थी।
एक गहरी सांस लेते हुए शियाओ यू ने धीरे धीरे अपने दिल का गुस्सा शांत किया और अपने मोहक लंबे पैरों का इस्तेमाल करते हुए चट्टान से नीचे कूद गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज तुम जैसे छोटे कमीने को आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया और अपने कोमल शरीर को खूबसूरती से हिलाते हुए अपने दाहिने पैर को हवा में लहराते हुए आगे बढ़ाया और शियाओ यान के दोनों पैरों पर बेरहमी से लात मारी। उसके अचानक हिलने डुलने से शियाओ यान केवल कोसते हुए तेजी से पीछे हट गई और बाल बाल शियाओ यू की लात से बच गई। तुम चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, तुम सिर्फ 8 दुवांची हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम्हारा घमंड आसमान छू जाएगा। लगातार अपने हमलों से बच रही शियाओ यान को देखते हुए वह ठंडी हंसी हंस पड़ी और उसकी लंबी पतली टांगें हवा में बवंडर की तरह लहराने लगी। उसके जोरदार लातें हवा के तेज झोंके लेकर जमीन पर गिरे पत्तों को इधर उधर उड़ाने लगी। तीसरे सितारा डोजे के बराबर शक्ति रखने वाला जियाओ निंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हमलों की इस तीव्र बौछार में जियाओ यान को पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला, वह केवल चकमा दे सकता था। शाओ यू के लगातार किक मारने के हमलों से केवल बचने के बावजूद शाओ यान के चेहरे पर शांति बनी रही। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और पैनी निगाहों से अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों को तलाशता रहा ताकि उन पर हमला कर सके। शियाओ यान ने शियाओ यू के लगातार किक हमलों को अपनी बाहों से रोका, लेकिन हर वार के साथ उसकी बाहों में दर्द बढ़ता गया। सच में ऐसा लग रहा था कि शियाओ यू पूरी तरह से बेवकूफ नहीं थी। उसने शियाओ यान से निपटने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाई और हालांकि उसके हमले आक्रामक लग रहे थे, उनसे ज्यादा थोड़े समय की चोटें ही लग सकती थी। शियाओ यान को तेजी से पीछे हटते देख शियाओ यू के लाल होंठ संतुष्टि से खिल उठे। वह थोड़ा आगे बढ़ी और एक बार फिर आक्रामक ढंग से हमला करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब उसने हमला शुरू किया तो शियाओ यान, जो शुरू से ही उससे बच रही थी, अचानक एक शांत भीड़ से एक खूंखार भेड़िया बन गई। शियाओ यान की मुड़ी हुई हथेलियां उसकी ओर थीं और शियाओ यू ने अचानक एक तीव्र खिंचाव महसूस किया जिससे वह आगे की ओर लड़खड़ा गई। जैसे ही उसका शरीर आगे की ओर झुका, शियाओ यू के शरीर में मौजूद डोची तेजी से उसके पैरों के पास एकत्रित हो गई। वह जमीन पर मजबूती से खड़ी होने ही वाली थी कि अचानक खिंचाव बल गायब हो गया और उसकी जगह एक शक्तिशाली धक्का बल ने ले लिया। एक झटके और धक्के के साथ जियाओ यू आखिरकार अपना संतुलन खो बैठी और कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गई, अप्रत्याशित रूप से गिर पड़ी और अपने नितंबों के बल जा गिरी। शाओ यान के अचानक कौशल के विस्फोट से अचानक नीचे गिरते हुए शाओ यू बेहद हैरान लग रही थी। वह वास्तव में जल्दी से उठना भूल गई और जब वह आखिरकार होश में आई और प्रतिक्रिया करने की कोशिश की तो एक भयंकर बाघ जैसी आकृति आकाश से उतरी और उसे जमीन पर जकड़ लिया। मादरचोद, आज मेरा मालिक तेरा बलात्कार करने वाला है। संक्षेप में, ध्यान दें कि इस उपन्यास में इसे अगले अध्याय में समझाया जाएगा। उसके चेहरे पर पड़े नीले निशान और पूरे शरीर पर लगी चोटों को देखकर शियाओ यान ने गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से शियाओ यू की पीली कलाई पर उसकी नब्ज को पकड़ लिया। अध्याय 47, ईश निंदा। शियाओ याओ के अभद्र शब्दों को सुनकर शियाओ यू चौंक गई। हर गुजरते पल के साथ जैसे जैसे वह अपने पकड़ने वाले से पूरी ताकत से जूझती रही, उसका चेहरा परिश्रम और गुस्से से लाल होता गया। हालांकि शियाओ याओ अधिक शक्तिशाली साबित हुआ, उसने शियाओ यू की कलाई को और कसकर पकड़ना शुरू कर दिया, जिससे उसके हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगे। कुछ देर तक व्यर्थ संघर्ष करने के बाद जियाओ यू को अपना फिजूल प्रयास छोड़ना पड़ा। गहरे शर्मिंदगी से भरी हुई उसने जियाओ यान को घूरते हुए अपनी भरी हुई छाती को थोड़ा फुलाते हुए उसे डांटते हुए कहा, छोटे कमीने, मुझे जाने दो। शियाओ यान ने अपना मुंह खोला, चोटों से उठे दर्द की लहरों से कराहते हुए। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और नीचे देखते हुए व्यंग्य से कहा, तुम्हें जाने दूं? क्या मुझे बेवजह चोट लगी? मैंने कहा था कि मैं आज तुम्हारा बलात्कार करूंगा। अपने से कई साल छोटे किसी व्यक्ति द्वारा उसे पकड़कर नीचे गिरा देना और बार बार उसके साथ बलात्कार करने की धमकी देना। जियाओ यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या हंसे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जियाओ यान ऐसा काम नहीं करेगा। अपनी कलाई मरोड़ने के बावजूद शियाओ यू उससे बच नहीं पाए। वह बस उसे देखकर आंखें मटकाती रही और स्थिति की बेतुकीपन पर चिढ़कर बोली, तुम छोटे बदमाश अभी तक बड़े भी नहीं हुए हो। जब तुम सच में समझदार हो जाओगे तब ऐसी बातें कहना। अपनी मर्दानगी पर सवाल उठते देख जियाओ यान ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सिर झुकाकर उसने शरारती अंदाज में जवाब दिया, तुम मुझे आजमाना चाहते हो? शियाओ यान की तीखी निगाहों से थोड़ा खतरा महसूस करते हुए शियाओ यू ने गहरी सांस ली। अपने अहंकारी स्वभाव के कारण वह झुकने वाली नहीं थी। इसके बजाय उसने हठपूर्वक अपनी बर्फीली सफेद ठुड्डी ऊपर उठाए और ठंडी मुस्कान के साथ ताना मारा, अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। होंठ सिकुड़ते हुए शियाओ यान ने उस महिला को नीचे देखते हुए निराशा व्यक्त की। अगर उससे पूछा जाए तो शियाओ यान शियाओ यू से बेहद नाराज होने के बावजूद बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने की हद तक नहीं जाना चाहता था। चाहे कुछ भी कहा जाए, वह उसकी बड़ी चचेरी बहन थी। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगर जियाओ यान पीछे हट जाता है तो क्या उसे व्यर्थ में ही नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए शियाओ यान ने अपने होंठ काट लिए। अचानक उसने उसे जोर से नीचे धकेल दिया और अपने शरीर को उसके शरीर से कसकर चिपका लिया। शियाओ यान की अचानक हरकत ने शियाओ यू को चौंका दिया और उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया। उसे अभी भी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के सदमे का एहसास नहीं हुआ था। अचानक शांत हुई शियाओ यू को अनदेखा करते हुए शियाओ यान ने झट से अपने बाएं हाथ से उसके दोनों हाथों को जमीन पर दबा दिया। उसी समय उसका दाहिना हाथ उसकी लंबी पतली टांगों पर सरकते हुए उन्हें सहलाने लगा। शियाओ यान बहुत पहले ही एक बात समझ चुका था, वह अपनी टांगों को बहुत महत्व देती थी, वास्तव में असामान्य रूप से अधिक, भले ही ये तथ्य ध्यान में रखा जाए कि वे पुरुषों के दिलों को मोह लेती हैं। शियाओ यान के हाथ का स्पर्श महसूस करते ही शियाओ यू अकड़ गई और फिर एक जोरदार चीख मारी।
कानों में हल्की झंझनाहट के साथ जियाओयान ने उसे छूना समाप्त किया और बंदर की तरह उछलकर पहाड़ से नीचे भाग गया। वह जानता था कि इस तरह के व्यवहार के बाद वह पागल हो जाएगी। चीख पुकार काफी देर तक जारी रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। शियाओ यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखें आग की तरह भड़क रही थीं। वह पहाड़ की तलहटी में धुंधले से दिख रहे एक अस्पष्ट से आकार को घूर रही थी। दांत पीसते हुए उसने तीखे स्वर में कहा, शियाओयान तू छोटा कमीना, मैं तुझे 10,000 टुकड़ों में काट दूंगी। दूर स्थित आकृति शांत रही और कुछ ही देर बाद चुपके से उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। हरामखोर, हरामखोर, हरामखोर। शाओयान को गायब होते देख उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने दोनों मुट्ठियों से अपने बगल की जमीन पर जोरदार प्रहार किया। आसपास की चीजों को पीट पीट कर अपना गुस्सा निकालने के बाद जियाओयू आखिरकार शांत हुई। उसने अपनी टांगों पर बने कई धुंधले हाथों के निशानों को देखकर शर्म से चेहरा लाल कर लिया। हर निशान से उसकी टांगों में सुन्नपन आ गया था। शाओयू ने दांत भींचे और खुद को सहारा देते हुए अपने शरीर में उठ रही कमजोरी से जूझते हुए अपने गंदे कपड़ों को देखकर रोने को बेताब हो गई। वह न सिर्फ उस बदमाश को सबक सिखाने में नाकाम रही, बल्कि उसने उसका फायदा भी उठाया। इस घटना का नतीजा उसके मन में कड़वाहट भर गया था। शाओयान के कार्यों को याद करते हुए शाओयू को शर्म और क्रोध का अनुभव हुआ। हालांकि इस बार उसने तलवार नहीं निकाली और वर्षों पहले की तरह उसका पीछा नहीं किया। अब वह बालिग हो चुकी थी और स्वाभाविक रूप से पहले की तरह बर्ताव नहीं कर सकती थी, जिससे कबीले में सबको पता चल जाए कि उस बदमाश ने उसकी जांघों को छुआ था। शियाओयू थोड़ी देर सोचती रही, फिर पैर पटकते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ाई, छोटे कमीने, मुझे मौका मत देना, वरना अंजाम बुरा होगा। शाओयू ने नाक सिकुड़ी और अपने सुंदर काले बालों को हवा में लहराने दिया। उसने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों से धूल झाड़ी, उन्हें थोड़ा ठीक किया और फिर कुछ उदास मन से धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगी। डॉट 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 डॉट। पहाड़ से बेचैनी से नीचे भागने के बाद शियाओयान पसीने की ठंडी बूंदों से भीगा हुआ पहाड़ की तलहटी में एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जब उसने शियाओयू को वहां से गुजरते देखा, तभी उसने राहत की सांस ली। उसने अपनी नाक रगड़ी और अनजाने में अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर घुमाकर दूसरे हाथ को पकड़ लिया। अपने चेहरे पर स्वप्निल भाव लिए दूर देखते हुए उसने फुसफुसाया, कुछ साल पहले की तुलना में अब उसे छूना कहीं बेहतर लगता है। इस मूर्ख औरत के सामने तो मैं अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता। लगता है मेरे बचपन के सारे दुख कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। शियाओयान ने गर्दन मरोड़ते हुए कड़वाहट से हंसा। एक गहरी सांस लेकर उसने उस विचार को मन से निकाल दिया। फिर से शांत होकर वह धीरे धीरे बाहर निकल गया। अपने छिपने की जगह से निकलते हुए जियाओयान अचानक रुक गया और थोड़ा शर्मिंदा होकर दूर एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ी काले कपड़े पहनी युवती की ओर मुड़ा। उसने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, जुनैर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर खड़ी शुनैर आराम से पेड़ से टेक लगाकर बैठी थी। उसकी पतली कमर पर बंदी बैंगनी बेल्ट हवा में लहरा रही थी और उसकी खूबसूरत निगाहें शियाओयान पर टिकी थीं। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए उसने कहा, शियाओयान, मैंने अभी अभी शियाओयू को गुस्से में जाते देखा। क्या तुमने उसे फिर से उकसाया है? शर्मिंदगी से अपनी नाक छूते हुए शियाओयान आगे बढ़ा और रूखेपन से हंसते हुए बोला, पता नहीं वो फिर से क्यों खराब मूड में है। हंसते हुए शाओयान को देखकर शुनैर ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। जब भी शाओयान गे शाओयू के साथ होता है तो वह स्वाभाविक रूप से ठीक से सोच नहीं पाता और कुछ चौंकाने वाली हरकतें कर बैठता है। शुनैर की बातें सुनकर शियाओयान को थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन उसने मासूमियत से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हें पता है, मुझे मजबूर किया गया था। हल्की हंसी हंसते हुए शुनैर ने अपने छोटे होंठ सिकोड़ लिए। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसकी कुंवारी सुंदरता बेहद मनमोहक थी। कल ची विधि मंडप में नई तकनीकें सीखने का दिन है। शियाओयान गे को तैयारी कर लेनी चाहिए, उसने जाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही। अध्याय 48, ची विधि मंडप। समूह के बीच खड़े होकर जियाओयान ने अपना सिर उठाकर अपने सामने मौजूद विशाल मंडप को देखा और आह भरते हुए अपने सामने के अद्भुत दृश्य पर आश्चर्य व्यक्त किया। इमारत के सामने लगे बोर्ड पर 3 शब्द खुदे हुए थे, ची मेथड पवेलियन, जो प्राचीन भव्यता का आभास देते थे। बोर्ड का रंग हल्का पीला था और उस पर मौजूद खरोंच और धब्बों से यह स्पष्ट था कि यह स्थान समय के उतार चढ़ाव से गुजरा है। ये पूरे शियाओ वंश में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, ची विधि मंडप। इस कबीले ने पिछले सैकड़ों वर्षों में जितनी भी ची विधियां एकत्रित की थी, वे सभी यहाँ संग्रहित थीं। इन्हीं तकनीकों के आधार पर शियाओ कबीले ने आज तक अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है। कुल के सबसे महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण मंडप की सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी। लगभग हर दूसरे दिन यह एक तरह से वर्जित स्थान था जहां शियाओ कुल के सदस्यों को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। केवल वयस्कता समारोह के बाद ही इस स्थान को अस्थायी रूप से कुल के लिए खोला जाता था। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जियाओयान ने परछाइयों से ढके मंडप के कई गुप्त कोनों पर सरसरी नजर डाली। उसकी तीव्र आत्मबोध शक्ति ने उसे बताया कि इस स्थान पर होने वाली हर गतिविधि पर छिपे हुए पहरेदारों द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही थी। मंडप के भीतर कई गुप्त स्थानों में जियाओयान ने देखा कि शक्तिशाली आभाएं अदृश्य रूप से मंडरा रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि कुल वास्तव में इस ची विधि मंडप को बहुत सम्मान देता था। अपना सिर थोड़ा घुमाते हुए शियाओयान ने शुनैर से एक पल के लिए नजरें मिलाईं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में हल्की सी मुस्कान देखी। स्पष्ट था कि आसपास छिपे हुए पहरेदारों को उन दोनों ने देख लिया था। डॉट 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 डॉट। मैंने ची विधि मंडप में प्रवेश संबंधी नियमों की घोषणा पहले भी कई बार की है, इसलिए मैं उन्हें विस्तार से नहीं दोहराऊंगा। संक्षेप में, ची विधि मंडप में प्रवेश करने के बाद आप सभी को 2 घंटे के भीतर वापस लौटना होगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ची विधि लेने की अनुमति है जो उनके गुण के अनुकूल हो। आप इससे अधिक नहीं ले सकते। यदि कोई अधिक ची विधि लेकर चुपके से जाने का प्रयास करता है तो वह ची विधि प्राप्त करने का अपना अधिकार खो देगा। इसलिए आप सभी ध्यान दें।
सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़े होकर शाओजान ने गंभीर स्वर में ये कहते हुए अपने नीचे मौजूद युवाओं पर अपनी प्रभावशाली दृष्टि डाली। हाँ, समूह ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। सभी ने विशाल मंडप को तीव्र इच्छा से देखा। एक बेहतर ची विधि प्राप्त करना अपने साथियों से आगे निकलने के बराबर था, सीधे तौर पर खुद को नेतृत्व में स्थापित करना। ये हमेशा से ही हर कबीले के सदस्य की दिली इच्छा रही थी। चूंकि आप सभी नियमों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शाओजान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह एक कदम पीछे हटा और मंडप के दरवाजों के सामने स्थित एक पत्थर के खंभे को देखा। खंभा लगभग 1 मीटर ऊंचा था और उसके ऊपर एक पारदर्शी क्रिस्टल गेंद रखी हुई थी। अपने हाथ के इशारे से पीछे खड़े 2 गार्ड विशाल काले दरवाजे को धक्का देने लगे। दरवाजे धीरे धीरे खुलते ही एक हल्की चरमराहट की आवाज आई। अपनी विशेषता निर्धारित करने के बाद आप मंडप में प्रवेश कर सकते हैं। याद रखें, प्रवेश करने पर अपनी विशेषता के अनुसार चिन्हित मार्ग का अनुसरण करें। गलती से भी गलत रास्ते पर न भटकें। भीड़ की ओर सिर हिलाते हुए जियाओजान ने परीक्षा शुरू करने का संकेत दिया। शाओजान का इशारा देखकर आगे खड़ा एक युवक उत्साह से सीढ़ियों पर कूद गया। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखे, उसमें से हल्की हरी रोशनी निकली। वायुगुण, ठीक है, आप प्रवेश कर सकते हैं। जियाओजान ने क्रिस्टल बॉल पर तिरछी नजर डाली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि किसी ने पहले ही पहल कर ली थी, इसलिए नीचे मौजूद सभी लोग अब स्थिर नहीं रह सके। एक एक करके वे सीढ़ियों से ऊपर दौड़े और अपनी विशेषता निर्धारित करने के बाद सामूहिक रूप से ची विधि मंडप की ओर उमड़ पड़े। अपने आसपास भीड़ कम होते देख जियाओयान ने अपनी नाक छुई और जुनैर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं कि हमें किस तरह की तकनीक मिल सकती है। शुनैर ने बड़े ही प्यारे अंदाज में अपने हाथ फैला दिए। कुल की ची विधियों में उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि चूंकि शियाओयान को इसमें रुचि थी, इसलिए वह खुशी खुशी उसके साथ चली गई। क्योंकि उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए जब बाकी सब लोग अंदर चले गए, तब जाकर वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये देखकर जियाओ जान केवल असहाय नजरों से उन्हें देखता रह गया। शाओयान ने शाओजान की ओर दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और अपनी हथेली से क्रिस्टल बॉल को छुआ। एक प्रचंड लाल प्रकाश, जो पहले के किसी भी प्रकाश से कई गुना अधिक चमकीला था, प्रज्वलित हुआ, जो अग्नि तत्व के प्रति लगाव को दर्शाता है। शाओजान अपने बेटे के गुणों से पहले से ही परिचित था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर अचानक आसपास के क्षेत्र पर नजर डाली और चुपचाप एक कदम आगे बढ़ा। खांसते हुए शाओजान आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, अग्नि मार्ग पथ 3 कमरा 43। शाओजान की बातें सुनकर शाओयान पहले तो चौंक गया, लेकिन तुरंत ही उसे मजा आने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता वास्तव में अपने बेटे के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगभग न के बराबर सिर हिलाकर शाओयान एक तरफ खड़ा होकर देखने लगा। अब शुनैर की परीक्षा की बारी थी। शुनैर ने चमकते हुए क्रिस्टल बॉल को देखा और एक पल के लिए झिझकी। फिर अनिच्छा से सिर हिलाते हुए उसने अपनी पतली उंगली से क्रिस्टल बॉल को हल्के से छुआ। शुनैर के स्पर्श के बाद जो क्रिस्टल बॉल अभी शांत हुई थी, वह अचानक फिर से लाल रोशनी से जगमगा उठी। पल भर के लिए बॉल आग के गोले की तरह गर्म और चमकदार हो गई। अब आग के गोले में बदल चुके क्रिस्टल बॉल को देखकर जियाओजान दंग रह गया और अनजाने में ही उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया और उसने एक गहरी सांस ली। आग का गोला कुछ देर तक बना रहा और जब तक शुनैर ने अपनी उंगली नहीं हटाई, तब तक लपटें धीरे धीरे बुझने लगीं। रोशनी थमने के बाद पूरे क्रिस्टल गोले पर कई पतली दरारें दिखाई देने लगीं। लगभग टूटते हुए क्रिस्टल बॉल को घृणा से देखते हुए जियाओजान ने केवल एक आह भरी। जुनैर को किसी छिपे हुए अर्थ से भरी निगाहों से देखते हुए उसने हाथ हिलाकर कहा, जल्दी करो और अंदर जाओ। अरे वाह, अग्नि की ऐसी पवित्र आकृति। कितना अफसोस की बात है कि वह लकड़ी के गुण के साथ पैदा नहीं हुई, वरना वह जन्मजात रसायनज्ञ होती। जियाओयान अभी भी अपने सामने घटी घटना से स्तब्ध था, तभी उसने याओ लाओ की विस्मय भरी आवाज सुनी। मन ही मन चुपचाप सिर हिलाते हुए जियाओयान ने अपनी ओर आती हुई जुनैर को देखा। कंधे उचकाते हुए वह मुड़ा और ची विधि मंडप में चला गया। शाओजान की नजरें कुछ देर तक क्यूई विधि मंडप में साथ साथ दाखिल हुए 2 लोगों पर टिकी रहीं और फिर उन्होंने क्रिस्टल बॉल पर नजर डाली। वह आखिरकार काचा की आवाज के साथ कई टुकड़ों में टूट गई। उन्होंने अपनी ठुड्डी सहलाई और मन ही मन बुदबुदाए, आह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये लड़की शुनैर न केवल स्वभाव से अच्छी है, बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। लेकिन उसका अतीत भी बेहद डरावना है। वह नालान यानरान से कहीं बेहतर है। काश यानेर को उसके जैसी दुल्हन मिल जाती, कितना अच्छा होता। अपने मन की बात जोर से कहने के बाद जियाओजान ने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसते हुए कहा, मानो वह खुद का मजाक उड़ा रहा हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने सचमुच ऐसी बेतुकी कल्पना की थी। जब जियाओजान खुद पर हंस रहा था, तो उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जुनैर, जो मंडप में प्रवेश करने ही वाली थी, एकदम स्थिर हो गई और उसके कोमल कान ठीक उसी तरह घूम गए जैसे पहले क्रिस्टल बॉल में थे, धधकते लाल और मोहक। अध्याय 49, क्यूई विधि का चयन। घोर अंधेरे दरवाजे से अंदर कदम रखते ही थोड़ी धुंधली रोशनी दिखाई दी। आसपास की दीवारों पर लटके हुए चमकीले मोतियों से हल्की रोशनी छलक रही थी, जिससे विशाल मंडप में एक गहरा और शांत वातावरण बन रहा था। मंडप के मुख्य प्रवेश द्वार से कई चौड़े मार्ग निकलते थे। प्रत्येक मार्ग की शुरुआत में बड़े बड़े शिलालेख थे जिनमें उस मार्ग में मौजूद तत्वों का वर्णन किया गया था। शाओयान की नजरें हर रास्ते पर घूमती रहीं और अंत में बाईं ओर स्थित अग्नि मार्ग पर आकर रुक गईं। उसने अपनी नाक को हल्के से छूते हुए अपना सिर एक तरफ घुमाया। तभी उसकी नजर शर्माती हुई शुनैर पर पड़ी। अचंभित होकर उसने पूछा, शुनैर, क्या बात है? शियाओयान की आवाज से होश में आते ही शुनैर का लाल चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। कुछ पलों में संभलने के बाद उसने शियाओयान की ओर नाक सिकोड़ते हुए बेपरवाह लहजे में जवाब दिया, कुछ नहीं, चलो जल्दी से ची विधि ढूंढते हैं।
शाओ यान ने हैरानी भरा चेहरा बनाया, लेकिन फिर अग्निमार्ग की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। शून्य ने उदासीनता से सिर हिलाया, जबकि उसके चेहरे पर अभी भी हल्की लालिमा बाकी थी। शून्य के आकर्षक छोटे चेहरे पर एक नजर डालते ही शियाओ यान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से आगे आगे चलने लगा, बस सीधे आगे देखता रहा। डॉट 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 अग्नि मार्ग 5 छोटे रास्तों में बढ़ गया। प्रत्येक रास्ते में कबीले के कई सदस्यों की परछाइयां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। अग्नि मार्ग तीसरा पथ। एक सरसरी नजर डालने के बाद जियाओ यान सीधे जुनेर को तीसरे पथ पर ले गई। इस रास्ते के भीतर जो कुछ था वह बिल्कुल एक अलग ही दुनिया प्रतीत हो रही थी। रास्ते के दोनों ओर एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर मोटे लाल रंग के लकड़ी के दरवाजे थे। इस समय सभी दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन प्रत्येक खुले दरवाजे के भीतर एक धुंधली लाल रोशनी का पर्दा था। ये लाल पर्दा एक प्रकार की रक्षात्मक बाधा थी। साथ ही ये कबीले के युवाओं के लिए अंतिम परीक्षा का भी काम करता था। यदि कोई भीतर की ची विधि को प्राप्त करना चाहता था तो उसे पहले इस बाधा को तोड़ना पड़ता था। कबीले के कई सदस्य पहले ही इस रास्ते पर आ चुके थे। ये लोग अब कई लकड़ी के दरवाजों के सामने खड़े होकर लाल रंग की दीवार पर गुस्से से प्रहार कर रहे थे। बीच बीच में दीवारों के टूटने की आवाजें सुनाई देती थी, साथ ही मंडप के अंदर से खुशी की आवाजें भी गूंजती थीं। उस समय जो लोग अभी भी पूरी ताकत से दीवारों पर हमला कर रहे थे, उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। शाओ यान और शून्य धीरे धीरे रास्ते पर चलते हुए थोड़ा आनंद लेते हुए दोनों ओर के कबीले के सदस्यों को देख रहे थे, जो जोश से भरे हुए थे। एक और मोड़ पर मुड़ने के बाद जियाओ यान ने अपने बगल में लकड़ी के दरवाजे पर खुदे हुए नंबर को देखा। उस पर 37 लिखा था। उसने अपनी नाक छुई और मुस्कुराया, फिर जल्दी से आगे बढ़ गया। अंत में वह 43 नंबर वाले दरवाजे के सामने रुका और हल्के फुल्के अंदाज में बोला, तो यही है। रास्ते में अभी भी 10 से अधिक कबीले के सदस्य मौजूद थे। जब उन्होंने शियाओ यान को कमरा नंबर 43 के सामने रुकते देखा तो वे सभी अचंभित रह गए। दरअसल इस कमरे में उस रास्ते की सबसे कठिन बाधा थी। इससे पहले कबीले के कई कुशल सदस्यों ने बाधा को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी असफल रहे। अपनी ओर आ रही आश्चर्यचकित निगाहों की परवाह किए बिना जियाओ यान ने धीरे से अपनी हथेली प्रकाश अवरोधक पर रख दी। शाओ यान गे, क्या ऐसा करके अंकल शाओ ने अपने निजी लाभ के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया? शाओ जान की हरकतें देखकर शुनेर ने शरारती अंदाज में आंख मारी और हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। अवरोध की मोटाई का अंदाजा लगाने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और बनावटी उग्रता से जवाब दिया, छोटी बच्ची, बेहतर होगा कि तुम ऐसा दिखावा करो जैसे तुमने कुछ देखा या सुना ही नहीं है। वरना शाओ यान के हाव भाव को देखकर शुनेर को हंसी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए अपने खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियां डाल लीं। इस तरह के बचकाने व्यवहार ने आसपास के सभी लोगों को तुरंत आश्चर्यचकित कर दिया। एक शरारती मुस्कान लौटाने के बाद जियाओ यान 2 कदम पीछे हट गया और अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठी भींची और आंखें बंद कर लीं। फिर उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा एक विशिष्ट मार्ग पर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी। शून्य आलस से दीवार के सहारे बैठी थी, उसके खूबसूरत सुडौल शरीर को उसके चुस्त दुरुस्त कपड़ों में खूबसूरती से लपेटा गया था। इस समय उसकी निगाहें शियाओ यान पर टिकी थी, जो अपनी ऊर्जा एकत्रित कर रहा था। उसकी टिमटिमाती आंखों में सुनहरी लौ की तरह चमक रही थी। हाँ, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। इसके बाद शियाओ यान ने अपने पैरों से जमीन पर जोरदार प्रहार किया। हवा में तेजी से घूमते हुए उसकी पीठ अब अवरोध की ओर थी। फिर उसकी दाहिनी कोहनी पीछे की ओर उठी और एक हल्की सी चीख सुनाई दी। अंत में उसने खुद को घुमाते हुए लाल प्रकाश अवरोध पर जोरदार मुक्का मारा। ऑक्टेन ब्लास्ट। मन ही मन दबी हुई चीख के साथ शियाओ यान ने अपनी मुट्ठी से दीवार पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत ही दीवार के केंद्र से लहरें तेजी से फैलने लगीं। टूट जाओ। उसकी चीख के बाद और 10 से अधिक हैरान दर्शकों के सामने लाल बत्ती का पर्दा कांच की तरह चकनाचूर हो गया। शाओ यान ने धीरे से अपनी सांस छोड़ी। अपनी बाहों को हिलाते हुए उसकी आस्तीन के नीचे से कई चटकने की आवाजें आईं, फिर उसकी आस्तीन नरम हो गई। एक तरफ खड़ी, अब चकनाचूर हो चुकी लाल दीवार को देखते हुए शुनेर ने हल्के से ताली बजाई और होंठ फुलाकर सिर हिलाते हुए कहा, यह एक अच्छी युद्ध तकनीक है। हमले की शक्ति बहुत जबरदस्त है। शाओ यान ने अपनी गर्दन चिपकाई और अपनी बाहों को फैलाया, फिर उदासीनता से जवाब दिया, ये बस ठीक ठाक था। शाओ यान का बयान सुनकर रास्ते में मौजूद बाकी सदस्यों की छाती अचानक जकड़ गई। इतनी हास्यास्पद युद्ध तकनीक महज औसत दर्जे की थी। वाकई चौंकाने वाला बयान। हे, चलो देखते हैं अंदर किस तरह की तकनीक रखी है। जियाओ यान ने हल्के लाल रंग वाले कमरे की ओर अपनी ठुड्डी घुमाई और फिर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गया। कमरे के अंदर काफी रोशनी थी, लेकिन कमरा बहुत विशाल नहीं था। छोटे से कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज थी, जिस पर गहरे लाल रंग का एक स्क्रॉल शांति से रखा हुआ था। शाओ यान उस स्क्रॉल के पास गया और उसे थोड़ी सी मस्ती के साथ उठा लिया। उसने स्क्रॉल के पीछे लिखे शब्द पढ़े, उच्च हुआन की विधि, ज्वाला भस्म करने की विधि। ये वाकई बुरा नहीं है। ये तो कुल की सर्वश्रेष्ठ अग्नि तत्व वाली ची विधि है। हाँ, लगता है चाचा शियाओ ने शियाओ यान गे के हित में बहुत मेहनत की है। उनके पीछे से हल्की हंसी की आवाज आई। शाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे अपने दिल में एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। शाओ यान के पीछे से अचानक एक बर्फ जैसा सफेद हाथ निकला और उसके हाथों से गहरे लाल रंग का स्क्रॉल छीन लिया। स्क्रॉल को पकड़े हुए सिर झुकाए शुनेर ने धीरे से कहा, शाओ यान गे, भले ही भविष्य में तुम उच्च स्तर की ची विधि प्राप्त कर सको, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि तुमने शुरुआत में किस स्तर की प्रशिक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया था। उच्च हुआन ची विधि, ये वास्तव में थोड़ी कम है। शाओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
शाओ यान के शांत चेहरे को देखकर शुनएर ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और फिर आह भरी। उंगलियों के एक झटके से उसके हाथ में एक प्राचीन दिखने वाला ग्रंथ प्रकट हो गया। ग्रंथ का रंग लाल अगेट जैसा था। यह अग्नि तत्व से युक्त उच्च जुबानची विधि है, ज्वाला नियंत्रण। शुनएर ने पांडुलिपि को सहलाते हुए धीरे से कहा, शाओ यांगेगे को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। शुनएर यह भी जानता है कि आप अत्यधिक रूढ़िवादी नहीं हैं। उच्च स्तरीय ची विधि आपके भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है, इसलिए। दोनों हाथों में एक एक स्क्रॉल पकड़े शुनएर को देखकर शियाओ याओ ने कड़वी हंसी हंसते हुए सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपथपाया, फिर हाई हुआन प्रशिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए स्क्रॉल वापस ले लिया। शुनएर के चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। शाओ यांगेगे, शुनएर ने अपने होंठ सिकोड़े और उदास भाव दिखाया। उसकी नम आंखें देखने में बेहद आकर्षक थीं। हे, शुक्रिया शुनएर, मैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपका प्रस्ताव ठुकरा नहीं रही हूँ। हल्की मुस्कान के साथ शियाओ यान आगे झुकी और धीरे से उसके कान में बोली, शाओ यांगेगे और भी बेहतर ची विधि प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 50 मदद। शाओ यान को ची विधि का अभ्यास करते हुए कमरे से बाहर जाते देख शुनएर ने अपना सिर हिलाया। अपनी आवाज में बेबसी लिए उसने कहा, फिलहाल मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। जियाओ यान ने कमरे से बाहर निकलते हुए कबीले के अन्य सदस्यों को देखा, जो सभी हैरान थे। उसने हल्के से कंधे उचकाए और जुनैर का इंतजार किया, जिसके बाद दोनों बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़े और कैजुअली बातें करने लगे। चूंकि उनके पास साथ बिताने के लिए 2 घंटे थे, इसलिए शुनैर और शियाओ यान को बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। क्योंकि ची विधि मंडप में आमतौर पर सभी का प्रवेश वर्जित होता है, इसलिए आज वहां होना एक दुर्लभ अवसर था। इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने का फैसला किया। जैसे ही वे अग्नि मार्ग से निकलने वाले थे, शुनैर ने सहजता से एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया और लो जुबानची विधि का स्क्रॉल ले आए। शियाओ यान के साथ वे फिर अन्य गलियारों में आगे बढ़ गए। आज ची मेथड पवेलियन में साल का सबसे शोरगुल भरा दिन होगा। हर गलियारे में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और हर कोई लाल ऊर्जा के पर्दों से टकराता हुआ अपनी आंखों में जबरदस्त उत्साह लिए खड़ा था। हर बार जब कोई पर्दा टूटता तो उत्साह की एक और चीख सुनाई देती। इस सुखद वातावरण में यहाँ तक कि शियाओ यान के छोटे से चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। दूसरे गलियारे से बाहर निकलते हुए जियाओ यान ने समय देखा। अंगड़ाई लेते हुए उसने जुनैर की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, हमें अब चलना चाहिए, लगभग समय हो गया है। जुनैर ने उदासीनता से सिर हिलाया और जियाओ यान के पीछे पीछे एक कोने से होते हुए सीधे क्यूई मेथड पवेलियन के निकास की ओर बढ़ गई। एक रास्ते से गुजरते हुए जियाओ यान की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। थोड़ी ही दूर पर उसे जियाओ मेई की लाल पोशाक दिखाई दी। उसका आकर्षक चेहरा लाल हो गया था क्योंकि वह लगातार अवरोध के सामने घूम रही थी। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह ची विधि प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन अवरोध को तोड़ने में असमर्थ थी। आज शियाओ मेई ने खूबसूरत लाल रंग के कपड़े पहने थे, जिसमें थोड़ी तंग स्कर्ट और कमर के चारों ओर एक रिबन बंधा हुआ था, जो उसकी कमर के चारों ओर कसकर बंधा हुआ था। इस समय उसका मासूम और प्यारा चेहरा चिंतित लग रहा था और उसकी भौहें प्यारी सी सिकुड़ी हुई थीं। उसके आसपास मौजूद कबीले के लोग उससे बात करने के लिए मानो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। डॉट 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 शाओ मेई की मनोदशा पल पल बिगड़ती जा रही थी। वह लगभग हताश हो चुकी थी। आज से पहले उसके पिता ने उसे चुपके से एक कमरा नंबर बताया था और कहा था कि उस विधि को हासिल करना बेहद जरूरी है। हर संभव उपाय पर विचार करने और घंटों मेहनत करने के बाद उन्हें आखिरकार ची विधि मंडप की व्यवस्था करने वालों से थोड़ी सी जानकारी मिली। उन्हें पता था कि अगर शाओ मेई को वायु गुण वाली उच्च हुआंग ची विधि मिल जाए तो वह सत्ता की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएगी। हालांकि शियाओ मेई के पिता को कमरे का सही नंबर तो मिल गया था, लेकिन उन्होंने कमरे की सुरक्षा दीवार की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया। शियाओ मेई 1 घंटे तक कमरे के बाहर खड़ी रही, लेकिन वह उसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाए। हालांकि कबीले के दूसरे लोग उसकी मदद करने के लिए बेताब थे, फिर भी वे उसे हिला नहीं पाए। सुरक्षा दीवार पर एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति हमला कर सकता था और अगर दीवार को 2 या 2 से अधिक लोगों के घुसने की कोशिश का पता चलता तो वह अपनी सुरक्षा और मजबूत कर लेती। अंततः यह एक छेद वाली बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश करने जैसा था। अब तक 2 घंटे बीत चुके थे। अगर वह जल्द ही कमरे की सुरक्षा नहीं तोड़ पाई तो शियाओ मेई को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। एक भी ची विधि न मिल पाने के परिणामों के बारे में सोचते ही शियाओ मेई की प्यारी आंखों में पानी आ गया। नम निगाहों से उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चारों ओर देखते हुए किसी परिचित व्यक्ति को देखकर उसकी खूबसूरत भौहें ऊपर उठ गईं। कुछ ही दूरी पर काले कपड़े पहने एक युवक अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखे हुए था और उसके चेहरे पर शांत भाव थे। जल्दी से अपना चेहरा पोंछते हुए शियाओ मेई ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन शियाओ यान के आने से उसे नई आशा मिली। अपने आंसुओं के निशान मिटाते हुए उसने अपने लाल होठों को दांतों से दबाया और शियाओ यान की ओर चल पड़ी, इस उम्मीद में कि वह उसकी मदद करेगा। शियाओ मेई के आसपास मौजूद कबीले के अन्य सदस्यों ने उसके बदले हुए रूप को देखा और उसकी निगाहों का पीछा करते हुए शियाओ यान को पाया। उनकी धीमी बातचीत धीरे धीरे थम गई और उनकी निगाहों में सम्मान का भाव झलकने लगा। एक पल के लिए पहले शोरगुल वाला पैदल मार्ग एकदम शांत हो गया। लगभग 1 दर्जन निगाहों के बीच भी जियाओ यान उदासीनता के भाव से आगे बढ़ता रहा। अपनी बात कहने में असमर्थ जियाओ मेई की ओर एक नजर भी डाले बिना वह उसके पास से गुजर गया। अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोलकर शियाओ मेई ने शियाओ यान की ओर देखा, जिसने अभी अभी उसे नजरअंदाज किया था। अपने साथ हुए इस बर्ताव से वह स्तब्ध थी। कुछ देर बाद उसका सुंदर चेहरा आत्मनिंदा से भर गया और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके भीतर उमड़ा गुस्सा जल्दी ही शांत हो गया जब उसे याद आया कि पिछले 3 वर्षों में उसने शियाओ यान के प्रति कैसा रवैया अपनाया था। हाँ, ये तो कर्मों का फल है, मैं सचमुच एक घृणित इंसान हूँ।
जैसा बोओगे वैसा काटोगे। शियाओ मेई धीरे से जमीन पर बैठ गई। उसके कंधे हल्के से फड़क रहे थे और एक दबी हुई चीख शांत गलियारे में गूंज उठी। जमीन पर बैठी हुई परित्यक्त बिल्ली के बच्चे जैसी दिखने वाली शियाओ मेई को देखकर आसपास के युवा कबीले के सदस्यों ने सिर हिलाते हुए दुख भरी आहें भरी। शियाओ मेई जमीन पर बैठकर धीरे धीरे सिसक रही थी, लेकिन अचानक उसे वातावरण में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने धीरे से अपना रोता हुआ चेहरा ऊपर उठाया तो वह चौंक गई। जो युवक वहां से जा रहा था वह मुड़कर वापस आ गया और अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर धीरे धीरे शियाओ मेई की ओर चलने लगा। रास्ते से हट जाओ, जियाओ यान ने जियाओ मेई की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। ओह, चौंक गई शियाओ मेई तुरंत संभल गई। उसके सुंदर चेहरे पर खुशी लौट आई और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसने उसके लिए रास्ता बना दिया। वहां मौजूद लोगों की उत्सुक लेकिन कृतज्ञता भरी निगाहों के बीच जियाओ यान दरवाजे पर लगे पर्दे के सामने खड़ा था। हथेली फैलाकर लड़के ने धीरे से सांस ली। सब लोग खामोश रहे। फिर अचानक बिजली की तरह वह हरकत में आया। शरीर को घुमाते हुए शियाओ यान ने अपना पैर उठाया और चाबुक की तरह आगे बढ़ाया। काका की आवाज करते हुए वह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। धड़ाम, बेरहम लात बैरियर पर पड़ी जिससे उसमें तेजी से लहरें दौड़ गईं। अंत में सभी के आश्चर्यचकित निगाहों के सामने वह टूट गया। कुछ देर तक उसका पैर हवा में रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपना पैर जमीन पर रख दिया। थोड़ा सा गर्दन घुमाकर वह मुड़ा और दूर खड़ी शुनेर की ओर चल पड़ा। बियाओगे, धन्यवाद, मुझे माफ करना। जियाओ मेई ने धीरे से जियाओ यान को धन्यवाद दिया जो उसके पास से गुजर रही थी। हाँ, शाओ यान ने उस लड़की पर एक नजर डाली जिसने अपना सारा अहंकार खो दिया था और अन्य कबीले के सदस्यों की प्रशंसा भरी निगाहों से ओझल होने से पहले उसे एक हल्की सी सहमति दी। अध्याय 51, राहत। भारी दरवाजे के पास पहुंचते ही द्वार के सामने 10 से अधिक पहरेदार उदासीन निगाहों से मजबूती से खड़े थे, मानो उसे रोके हुए हों। द्वार के एक कोने में एक कुर्सी पर एक उदासीन सा दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। उसके हाथों में एक कलम और एक मोटी किताब थी। इस समय कई कबीले के लोग उस बूढ़े व्यक्ति के सामने कतार में खड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने द्वारा प्राप्त ची विधि को उनके पास लाया था ताकि वे उस पर हस्ताक्षर कर सकें। ऐसा करने के बाद वे 10 या उससे अधिक पहरेदारों की ठंडी निगाहों के बीच सावधानीपूर्वक मंडप से बाहर निकल गए। ये ची विधि मंडप से बाहर निकलने की प्रक्रिया थी। ची विधि मंडप में प्रवेश करने से पहले शियाओ यान और बाकी सभी को इस प्रक्रिया के बारे में सूचित कर दिया गया था, इसलिए यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। ची विधि मंडप वह स्थान था जहां कुल की सभी ची विधियां रखी जाती थी। ये विधियां कुल के सदस्यों द्वारा कई पीढ़ियों के परिश्रम से अर्जित की गई थी। ये ची विधियां शियाओ कुल की नींव थी, इसलिए कुल ने इन विधियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत सख्त उपाय किए थे। कबीले के लोग अपनी ची विधि की पांडुलिपियां एक विशेष प्रकार के बांस से बनवाते थे। इस बांस को माँ बेटे के समान माना जा सकता था। माँ का भाग हथेली के आकार का होता था, जबकि पुत्र का भाग 12 मीटर तक लंबा हो सकता था। क्योंकि ये विधि पांडुलिपियां इसी विशेष सामग्री से बनी होती थी, इसलिए जब तक कबीले का मुखिया माँ के भाग को अपने पास रखता था, तब तक किसी के लिए भी इसे चुराना असंभव था। जैसे ही कोई पुत्र की पांडुलिपि लेकर उस क्षेत्र से निकलता, माँ की पांडुलिपि सबको सूचित कर देती थी। माता पिता का प्रभाव क्षेत्र संयोगवश पूरे शियाओ कबीले पर फैला हुआ था। इसलिए जैसे ही कोई तकनीक स्क्रॉल शियाओ कबीले से बाहर निकलता है, उसका पता चल जाता है। बेशक इस दुनिया में कुछ भी पूर्णतः निश्चित नहीं है। पर्याप्त शक्तिशाली दोची वाला व्यक्ति स्क्रॉल के बीच के संबंध को बलपूर्वक नष्ट कर सकता है, लेकिन इतनी शक्ति होने पर कोई हुआंग स्तर की ची विधियों को चुराने की जहमत क्यों उठाएगा। काफी देर तक कतार में इंतजार करने के बाद आखिरकार शियाओ यान की बारी आई। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी जेब से एक ची विधि की पर्ची निकाली और उस बूढ़े आदमी को दे दी। शाओ यान से गहरे लाल रंग का स्क्रॉल पाकर बूढ़ा थोड़ा हैरान रह गया। उसकी नजरें लड़के पर टिक गईं और उसने मन ही मन सोचा, ये जलती हुई ज्वाला शोधन 9वें दुवानची की शक्ति वाले कवच से सुरक्षित था। ये छोटा सा बच्चा, सोचो, इसे पार कर गया। लगता है उसमें कुछ हुनर तो है ही। उद्धरण चिन्ह। ये दर्ज करने के बाद कि शियाओ यान के पास वह स्क्रॉल था, बूढ़े व्यक्ति ने उसे वापस कर दिया और उदासीनता से चेतावनी दी, मुझे लगता है कि तुम नियम जानते हो, है ना? ये ग्रंथ कबीले से बाहर नहीं जा सकता, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। आपको 1 वर्ष बाद इसे वापस लौटाना होगा। इस पर किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। शियाओ यान ने लापरवाही से सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। वह सामने के दरवाजे पर झुक गया और शुनेर के दस्तावेज के दर्ज होने का इंतजार करने लगा। शाओ यान को हल्की सी मुस्कान देते हुए शुनेर ने अपनी बर्फ जैसी सफेद कलाई आगे बढ़ाई और अपना स्क्रॉल निकाला। शुनेर को अपने सामने खड़ा देखकर बूढ़े व्यक्ति के भावहीन चेहरे पर अचानक एक हल्की सी आदरपूर्ण मुस्कान आ गई। दोनों हाथों से पांडुलिपि ग्रहण करते हुए उन्होंने तुरंत पांडुलिपि के उद्धारकर्ता का नाम लिख लिया। एक तरफ खड़े होकर जियाओ यान ने बूढ़े व्यक्ति के रवैये में आए बदलाव को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जियाओ यान की उंगलियां अनायास ही थोड़ी मुड़ गईं। चूंकि यह बूढ़ा व्यक्ति ची विधि मंडप का प्रभारी था, इसलिए कुल में उसका स्थान 3 वरिष्ठों में से एक के बराबर था। शाओ यान ने सुना था कि कबीले में इस बूढ़े आदमी का उपनाम निर्दयी शाओहान था। ये बूढ़ा आदमी यहाँ तक कि अपने ससुर से भी एक अजीब से लहजे में बात करता था। उसका बूढ़ा भावहीन चेहरा जैसे हाल ही में मरे हुए व्यक्ति की मांसपेशियां अकड़न से जकड़ी हुई हों। इस निर्मम चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने, जो कबीले के मुखिया का भी सम्मान नहीं करता था, शुनेर के सामने इतना आदरपूर्ण व्यवहार किया। इससे एक बार फिर शुनेर की पहचान जानने में शियाओ यान की रुचि जागृत हो गई। नाक मलते हुए उसने सोचा कि जुनेर हर बार अपनी पहचान के बारे में चुप क्यों रहती थी। सिर उठाकर उसने देखा कि जुनेर मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रही है। कंधे उचकाते हुए वह उसके साथ मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। भीड़ भरे प्रवेश द्वार से बाहर निकलते ही जियाओ यान ने ताजी हवा में सांस ली। ची विधि मंडप के अंदर का वातावरण इतना घुटन भरा था कि सामान्य रूप से सांस लेना भी मुश्किल था।
क्या हुआ यानेर? एक आकृति के प्रकट होते ही शियाओ यान का स्वागत धीमी हंसी से हुआ। चीविधि मंडप के दरवाजे से झांकते हुए उस आकृति ने मुस्कुराते हुए पूछा। अपने पिता की ओर सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए शियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब में सिर हिलाया। उसकी आस्तीनों के अंदर से एक लाल स्क्रॉल निकला जिस पर लिखा था, मुझे मिल गया। लाल स्क्रॉल को देखकर जियाओ जान ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अच्छा हुआ कि तुम इसे हासिल कर पाए। अपने पिता के चेहरे के भाव देखकर जियाओ यान भी उनके साथ गर्व से भरी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। शियाओ यान के कंधे पर हाथ रखते हुए शियाओ जान मुस्कुराया और बोला, अब जब तुम्हारे पास ची विधि है तो एक बार जब तुम डोउजे बन जाओगे तब तुम वास्तव में डोउची का अभ्यास कर पाओगे। शाओ यान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और लाल स्क्रॉल को वापस अपनी आस्तीनों में रख लिया। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे नहीं पता कि उस ची विधि में ऐसी क्या खास बात है। एक ची विधि जो विकसित हो सकती है, क्या ये संभव भी है? ये तियान स्तर की ची विधि से भी अधिक विचित्र है। याओ लाओ के उन विचित्र और घमंडी शब्दों को याद करने की कोशिश करते हुए शियाओ यान ने कड़वी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। उसने अभी अभी अपने जीवन की सबसे उत्कृष्ट ची विधियों में से एक का अनुभव किया था, शून्य की उच्च जुबान स्तर की ची विधि, ज्वाला नियंत्रण। सच कहूं तो इसे अस्वीकार करते समय उसे आंतरिक रूप से दुविधा हुई थी। आखिरकार उस स्तर की ची विधियां न केवल महंगी थी बल्कि अत्यंत दुर्लभ भी थी। खुले हाथ से माथे को मलते हुए उसे शुनेर की कृपा को ठुकराने पर पछतावा होने लगा था, लेकिन जो होना था वो हो चुका था, अब बहुत देर हो चुकी थी। शियाओ यान में शुनेर से दोबारा मांगने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसके पास यही एकमात्र विकल्प था कि वह प्रार्थना करे कि याओ लाओ उसके साथ खिलवाड़ न कर रहा हो। अन्यथा वह सब में सबसे बड़ा हारा हुआ महसूस करेगा। ये तो बस हाई जुबान है, इसमें कुछ खास नहीं है। भले ही वो सामान्य न हो, लेकिन उसकी चिविधियों का संग्रह मेरे संग्रह से तुलना नहीं कर सकता। ठीक उसी समय जब जियाओ यान प्रार्थना कर रही थी कि याओ लाओ धोखा न दे, याओ लाओ ने हल्की सी आह भरी और बोलना शुरू किया। आखिरकार तुमने कुछ कहा ही। अपने ही विचारों की आवाज सुनकर जियाओ यान ने अपनी नाक खुजलाई। बोलते समय उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसका इतना सब कुछ कहने का मकसद उस बूढ़े को कुछ शांत करने वाली बात कहने पर मजबूर करना था। अरे तुम नन्हे बदमाश, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। शियाओ यान के मन में एक गूंज उठी। याओ लाओ को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, और उसने कहा, बदमाश, डोची का अभ्यास करते रहो। ची विधियां तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है, मेरी विधियां भी कमतर नहीं होंगी। भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां उस छोटी लड़की से कम नहीं होंगी। उसका कुल तो बस एम। हालांकि जियाओ यान को आखिरी वाक्य समझ में न आने से निराशा हुई, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था ताकि वह डोउची का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर सके और डोउजे बन सके। ये पहला कदम था जो उसे मजबूत बनने के लिए उठाना था और नालन यानरान को ढूंढने के लिए, जिसके बारे में वह काफी समय से सोच रहा था। अध्याय 52 सफलता। ची विधि के चयन के बाद पूरा कुल पहले से कहीं अधिक खाली खाली सा लग रहा था। जिन युवा कुल सदस्यों ने 7 दुवान ची प्राप्त नहीं कर पाए थे, उन्हें कुल के घर से बाहर विभिन्न कुल व्यवसायों में लगा दिया गया था, जहां वे अपने अपने काम के गुर सीखते थे। कुल के प्रतिभाशाली सदस्य जिन्होंने सफलतापूर्वक ची विधि प्राप्त कर ली थी, अपनी ची विधि की कुशलता को जल्द से जल्द सीखने की उम्मीद में कठोर प्रशिक्षण में जुट गए। जैसे जैसे जलता हुआ सूरज आकाश में ऊंचा चढ़ता गया, उसकी ताप किरणों ने धरती को भट्टी की तरह तपा दिया। जमीन से ऊष्मा की लहरें निकलकर हवा में कंपन पैदा करने लगी, जिससे हवा विकृत और धुंधली हो गई। शाओ कबीले की सीमा से लगे पहाड़ की चोटी पर स्थित घने जंगल के भीतर घनी पत्तियों से छनकर आती सूरज की रोशनी पत्तियों से ढकी जमीन पर प्रकाश की छोटी छोटी बूंदों की तरह बिखर रही थी, मानो आकाश तारों से भरा हो। छोटे से जंगल में 2 परछाइयां एक दूसरे के करीब आती जाती रहीं। जब भी उनकी हथेलियां टकराती तो हवा में धमाके जैसी लहर दौड़ जाती। हर बार हाथ मिलाने पर तेज हवाएं फूट पड़ती, गिरे हुए पत्तों को चीरती हुई हवा में उछाल देती। एक बार फिर जोरदार प्रहार करते हुए शियाओ यान ने शुनेर के वारों को रोकने के लिए दोनों हथेलियों का इस्तेमाल किया और हर वार के साथ एक धीमी बूम की आवाज सुनाई दी। हालांकि हर हमला हल्का लग रहा था, लेकिन असल में जब भी कोई वार लगता, वह तुरंत ही भयंकर और शक्तिशाली हो जाता। शाओ यान के होठों के कोने फड़क उठे जब उसे एक जोरदार प्रहार लगा, इतना जोरदार कि वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। दूसरी ओर शुनेर की कोमल हथेलियों पर लगातार चोट लगने के कारण निशान पड़ने लगे थे। शियाओ यान को पीछे की ओर लड़खड़ाते देख शुनेर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके गोरे हाथ धीरे धीरे हवा में थिरकने लगे। उसकी उंगलियां सुनहरी रेशमी चमक से लिपटी हुई थीं। तस्क तस्क, कितनी ताकतवर है। थोड़ा हैरान शियाओ यान ने शांत होते हुए मन ही मन सिर हिलाया और शुनेर की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर उसने अपने होठों को चाटा, जिससे उसके अंदर युद्ध की प्रबल इच्छा झलक रही थी। उसने अचानक अपने पैरों के तलवों से खुद को जमीन से ऊपर उठाया और तेजी से आगे बढ़ा। उसके पीछे कीचड़ के छींटे बिखर गए। शियाओ यान को आते हुए देखकर शुनेर के नाजुक होठों के कोने ऊपर उठ गए और उसके हाथों पर सुनहरी चमक तेज हो गई। शियाओ यान के आगे बढ़ने के बाद एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। वह अचानक शुनेर से 1 मीटर दूर रुक गया। उसका रुकना इतना सटीक था कि ऐसा लगा मानो शियाओ यान कभी हिला ही न हो। शियाओ यान के अपने हाव भाव पर नियंत्रण की गहराई को देखकर शुनेर की शरद ऋतु के जल जैसे रंग वाली आंखों में प्रशंसा का भाव स्वाभाविक रूप से झलकने लगा। ऑक्टेन ब्लास्ट। दौड़ते हुए उसका शरीर अचानक रुक गया और उसने अपना दाहिना पैर जमीन से उठाकर जोर से धक्का दिया, जिससे उसका शरीर घूमने लगा और इस तरह उसके हमले की शक्ति बढ़ गई। पूरी ताकत से उसने अपना बायां पैर हवा में उछाला, जिससे कान फाड़ देने वाली तेज हवा की आवाज निकली। उसने पूरी ताकत से अपना वार शुनेर की ओर किया। शाओ यान के भयंकर हमले को देखकर शुनेर ने अपनी सुंदर ठुड्डी को हल्के से हिलाकर जवाब दिया।
उसके कोमल हाथों ने प्रकाश की एक विचित्र अर्धवृत्ताकार ढाल का रूप धारण किया और बिना किसी झिझक के शाओ यान के बाएं पैर पर प्रहार किया। टकराना। टकराव से एक धीमी सी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, जिससे जमीन पर गिरे पत्ते उड़कर आसमान में बिखर गए। क्षण भर के लिए दोनों पैरों की मुट्ठी से टक्कर हुई और एक पल बाद ही दोनों पीछे की ओर धकेल दिए गए। प्रहार की शक्ति इतनी थी कि शियाओ यान का शरीर 4 से 5 मीटर हवा में उछल गया। जैसे ही उसका शरीर नीचे गिरने लगा, उसने अपना दाहिना हाथ पास के एक पेड़ की ओर किया और एक खिंचाव बल उत्पन्न किया, जिससे गिरने की गति कम हो गई। पेड़ की शाखा से कूदकर वह मजबूती से जमीन पर उतरा। कुछ कदम पीछे धकेली गई शुनएर की ओर सिर उठाकर देखते हुए जियाओ यान ने अपने होठों को चटकाया और हंसते हुए पूछा, तुमने कौन सी दो तकनीक का इस्तेमाल किया? उच्च स्तरीय जुबान दो तकनीक, निगलने की वापसी। जब इसमें महारत हासिल हो जाती है तो ये प्रतिद्वंद्वी के हमले की शक्ति को वापस लौटा सकती है। मैं अभी शुरुआती स्तर पर हूँ, इसलिए मैं केवल लगभग 10% शक्ति ही वापस लौटा सकता हूँ। जुनेर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बात समझ आने पर जियाओ यान के मन में एक विचार आया, एक शक्ति का उपयोग दूसरी शक्ति का प्रतिकार करने के लिए करना। बड़े भाई शियाओ यान द्वारा इस्तेमाल की गई ये दो तकनीक भी बुरी नहीं है। अगर शुनेर एक सितारा दो उजे न होती और उसकी शक्ति आपसे कहीं अधिक होती, तो मैं उस हमले की प्रबल शक्ति का सामना न कर पाती। शुनेर मुस्कुराई, उसकी आंखें दो अर्धचंद्राकार बन गईं। शाओ यान ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए और आलस से अपनी गर्दन घुमाई। उच्च स्तरीय लड़ाई के कारण मांसपेशियों में थकान और मानसिक थकावट बढ़ जाती है। अपने चेहरे से पानी की तरह बहते पसीने को पोंछते हुए शियाओ यान ने चुपचाप गर्म और उमस भरे मौसम को कोसा और फिर अपनी कमीज उतार दी। कमीज के नीचे उनका युवा, कुछ हद तक सांवला और सुगठित शरीर दिखाई दे रहा था। हालांकि उनका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ नहीं था, फिर भी उनके छोटे से शरीर में अपार शक्ति छिपी हुई थी। आधे नग्न शरीर वाली शाओ यान को देखकर शुनेर का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। शाओ यान ने अपने कपड़े पकड़े और थके हुए अंदाज में एक चूना पत्थर की चट्टान से टिक गया। शुनेर की ओर देखते हुए उसने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, 2 महीने बीत चुके हैं, फिर भी मैं 8 दुबान की हुई पर ही अटका हुआ हूँ। कुछ हद तक असहाय दिख रहे शाओ यान को देखकर शुनेर ने अपने होंठ सिकुड़े और खिलखिलाकर हंस पड़ी। शालीनता से बैठते हुए वह शाओ यान के पास आ गई और चूना पत्थर की चट्टान से टिक गई। उसने शाओ यान के पसीने से भीगे कपड़े लिए और धीरे से उसके शरीर से पसीना पोंछा। उसे दिलासा देते हुए उसने कहा, 8वें से 9वें दुबानची का समय दुबानची की गतिरोध अवस्था की शुरुआत है। शाओ यान, धैर्य रखो, जब सही समय आएगा सब कुछ हो जाएगा। तभी शुनेर को अचानक किसी की तीखी निगाहों का एहसास हुआ और ऊपर देखने पर उसने पाया कि शाओ यान उसे घूर रहा है। शर्म से लाल होकर उसने नखरे से मुंह फुलाते हुए कहा, शाओ यान, धैर्य रखो। उस युवती का कोमल और चंचल स्वर उमस भरे जंगल में ताजगी भरी हवा के झोंके जैसा था। गर्मी के मौसम के कारण शुनेर ने एक छोटा हल्के हरे रंग का एप्रन पहना हुआ था, जिससे उसकी लंबी आकर्षक गर्दन के नीचे की गोरी त्वचा का सुंदर हिस्सा दिखाई दे रहा था। इसके अलावा उसके कपड़ों की कसावट से उसकी उभरती हुई सुडौल काया झलक रही थी, जिससे उसके युवा शरीर में एक अलग ही खूबसूरती झलक रही थी। ऐसे खूबसूरत दृश्य को देखकर स्वाभाविक ही था कि शियाओ यान थोड़ा खोया हुआ सा महसूस कर रहा था। शुनेर द्वारा बेहोशी से जगाए जाने पर शियाओ यान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। शर्मिंदगी भरी हंसी हंसते हुए वह ठंडे चूना पत्थर पर लेट गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे शुनेर के छोटे छोटे हाथ उसके शरीर पर धीरे से सहलाने लगे। शुनेर जब शियाओ यान के शरीर को पोंछ रही थी तो उसके गुलाबी होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। बिना मुड़े उसने चुपके से उसके शरीर पर एक नजर डाली और ये देखकर चौंक गई कि अनजाने में ही वह सो गया था। जुनेर ने बेबसी से सिर हिलाते हुए समझा कि आज की उच्च स्तरीय लड़ाई ने उसे थका दिया है। नाक सिकुड़ते हुए उसने कपड़े नीचे रख दिए और उसकी उंगलियों पर एक हल्की सुनहरी चमक उभरने लगी। शुनेर ने बेसुध पड़ी शियाओ यान पर एक और नजर डाली और चुपके से उसकी त्वचा पर उंगली रख दी। सुनहरी रोशनी उंगली के साथ साथ बहती हुई शियाओ यान के शरीर में समा गई। जैसे ही सुनहरी रोशनी स्थानांतरित हुई, शुनेर के माथे से पसीने की बूंदें बहने लगीं और वह हल्के से अपने दांत भींचती हुई दिखाई दी। जैसे ही वह स्थानांतरण जारी रखने के लिए तैयार हुई, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। जब वह चूना पत्थर के किनारे गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक शियाओ यान के शरीर के भीतर से एक अथाह ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हुआ। आसपास से ऊर्जा की धाराएं एकत्रित हुईं और तेजी से उसके शरीर में प्रवाहित होने लगीं। ओह, क्या ये कोई बड़ी सफलता है? शुनेर के छोटे से मुंह का आकार ओह जैसा हो गया और वह चुपचाप शियाओ यान को देखती रही, जो अनजाने में डोउची को अवशोषित कर रहा था, जिससे सदमे और विस्मय की एक आह सुनाई दी। अध्याय 53:9 डुआन क्यूई। छोटे हरे भरे जंगल में सफेद डोउची की धाराएं हवा में बह रही थी, जो लगातार शियाओ यान के शरीर द्वारा अवशोषित हो रही थी क्योंकि वह सो रहा था। ऊर्जा के एक तरह से क्षीण हो चुके शाओ यान को देखकर शुनेर सुखद आश्चर्यचकित हुई। चुपचाप उससे कुछ दूरी बनाकर वह खामोश निगाहों से आसपास के क्षेत्र की निगरानी करने लगी। अगर शाओ यान अपनी साधना की अवस्था से विचलित हो जाता तो वह अगले स्तर पर पहुंचने का मौका खो देता। शाओ यान की पदोन्नति की सफलता लगभग निश्चित कही जा सकती है। जैसे जैसे डोउची ऊर्जा अवशोषित होती गई, शियाओ यान के चेहरे पर थकान के हल्के निशान धीरे धीरे गायब होते गए। गर्म जेड के टुकड़े की तरह उसका कोमल और सुंदर चेहरा हल्की रोशनी से दमक उठा। अगले 1 घंटे तक ये घटनाएं उस छोटे से घने जंगल में चलती रहीं और अंत में समाप्त हो गईं। अंततः जब डो क्यूई की अंतिम किरणें शियाओ यान में प्रवेश कर गईं, तो छोटे जंगल ने अपनी मूल शांति पुनः प्राप्त कर ली। सूर्य की जलती हुई किरणें जंगल पर चमकती रहीं। हालांकि शियाओ यान की आंखें कसकर बंद थीं, फिर भी उसकी छाती सहज और स्थिर ढंग से ऊपर नीचे हो रही थी। ये देखकर शुनेर ने राहत की सांस ली, आराम से बैठी और धीरे से हंसते हुए बोली, आखिरकार वह 9वें दुवांची स्तर तक पहुंच गया है।
शायद आधे साल में शियाओयान एक दुवानची चक्रवात का निर्माण कर पाएगा और एक सच्चा दुवानजे बन जाएगा। होठों पर हल्की मुस्कान लिए शून्य पास के एक चूना पत्थर पर उछलकर पालथी मारकर बैठ गई। कोहनियों को घुटनों पर टिकाए, हथेलियों से ठुड्डी को सहारा देते हुए और उंगलियों को गालों पर रखते हुए वह शियाओयान के जागने का इंतजार करने लगी। डॉट 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 डॉट। जब शियाओयान गहरी नींद से जागा तब तक आकाश धीरे धीरे शाम के अंधेरे में डूब चुका था। भ्रम में आंखें झपकाते हुए शियाओयान ने चारों ओर खाली निगाहों से देखा, फिर होश में आया। सिर उठाते ही उसकी नजर ढलते सूरज की सुनहरी किरणों में लिपटे एक व्यक्ति पर पड़ी। तरल पानी की तरह चमकदार और साफ आंखों की एक जोड़ी ने उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। वह मुस्कुराया। क्या शियाओयान आखिरकार जाग गई है? जुनेर ने हाल ही में जागी शियाओयान से यह सवाल पूछते हुए एक प्यारी सी हंसी हंसी। सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए शियाओयान उठ खड़ा हुआ। अपनी सुन्नह गर्दन को घुमाते हुए उसने आलसे से अंगड़ाई ली। पीली पाला हड्डियों के आपस में टकराने की संतोषजनक आवाज सुनाई दी उस शरीर से जिसने अभी अभी दुवांची का उद्गार उठाया था। एक अभूतपूर्व उपलब्धि की अनुभूति से चकित होकर जियाओयान ने मुट्ठी बांधी और फिर उसे खोल दिया। उसका जबड़ा थोड़ा ढीला पड़ गया और उसने अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे पर संदेह और अनिश्चितता के भाव समान रूप से उभर रहे थे और उसने कहा, क्या लगता है मैं 9 दुवांची तक पहुंच गया हूं? शाओयान के असमंजस भरे चेहरे को उत्सुकता भरी नजरों से देखते हुए शून्यर हंसने लगी। शून्यर की सहमति देखकर शियाओयान के होठों पर मुस्कान आ गई। उसका दिल सुखद आश्चर्य से भर गया, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। पिछली बार जब उसने सफलता प्राप्त की थी तब वह सो रहा था। इस बार भी उसने सोते हुए ही सफलता प्राप्त की। सफलता प्राप्त करने का यह तरीका कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद था। तेजी से लगातार कई बार हवा में मुंह मारते हुए और कुछ घंटों पहले की तुलना में अधिक मजबूत डोची को महसूस करते हुए जियाओयान हंसे बिना नहीं रह सकी। अपनी सुखद हैरानी को पूरी तरह से भुलाने के बाद जियाओयान को अंततः धुंधले आसमान का रंग दिखाई दिया। जुनेर को क्षमाप्रार्थी मुस्कान देते हुए वह समझ गया कि वह पूरे समय उसका इंतजार कर रही थी। अपने कपड़े वापस पहनते हुए उसने शून्यर से मजाक करना शुरू कर दिया। जाना नहीं चाहती? आज का दिन अच्छा है तो क्यों ना मैं तुम्हें वुतांग शहर में एक बढ़िया भोजन कराऊं। टीएल गे इक्वल्स भाई और गे गे इक्वल्स भाई। जिक्सी तो मुझे सबसे महंगा खाना चाहिए, उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। कुछ देर तक चूना पत्थर पर दबे पांव चलने के बाद वह धीरे से जियाओयान के बगल में बैठ गई और उसकी हल्की सी हंसी पूरे हरे भरे जंगल में गूंज उठी। डॉट 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 डॉट। शून्य के पूरे दोपहर इंतजार करने के लिए धन्यवाद देने के उद्देश्य से शियाओयान ने कबीले में उससे विदा लेने से पहले शून्य को वुतांग शहर में सैर कराने का विशेष ध्यान रखा। अपने थोड़े बहुत उत्तेजित पैरों को घसीटते हुए कमरे में लौटते हुए जियाओयान भारी मन से अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और रजाई को गले लगा लिया। धीरे से बुदबुदाते हुए उसने कहा, आखिरकार मैं एक बार फिर से डोजे बनने जा रहा हूँ। अरे तुमने अभी जो कामयाबी हासिल की है वो उस छोटी बच्ची की वजह से ही संभव हो पाए है। कमरे के बीचों बीच से अचानक एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी। एक पलक उठाकर जियाओयान ने आलसे से याओ लाओ को देखा और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, इसमें शून्य का क्या लेना देना है? हाँ, उसका भी कुछ न कुछ योगदान जरूर था, वरना तुम्हें खुद से सफलता पाने में 1 हफ्ता लग जाता। याओ लाओ का पारदर्शी शरीर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी सहज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ना चाहते हुए भी कंधे उचकाते हुए शियाओयान ने अपना सिर रजाई में पीछे की ओर झुका लिया। अभी मैं 9 डुआन पर हूँ, अगर मुझे डोजे बनना है तो मुझे डर है कि इसमें लगभग आधा साल और लग जाएगा। इतना कहकर वह एक पल के लिए रुका और रजाई फेंक दी। उसका पहले का एकाग्र चेहरा उदास हो गया। उसकी आवाज में अब एक ठंडापन था। 1 साल बीत चुका है और मैं अभी तक एक सितारा डोजे नहीं बन पाया हूँ। अगर यही रफ्तार चलती रही तो मुझे डर है कि मैं 3 साल में नालन यानरान से आगे नहीं निकल पाऊंगा। ये सुनकर याओ लाओ ने एक आंख उठाकर उसकी ओर देखा लेकिन चुप रहा। नालन यानरान को मिस्टी क्लाउड गुड की अगली नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसकी प्रतिभा को कम नहीं कहा जा सकता और मिस्टी क्लाउड गुड भी काफी शक्तिशाली है। उनके बीच तो महारथी रसायन शास्त्री पिलकिंग गुहे भी हैं। अगर वह नालन यानरान की मदद करें तो उसकी गति बेहद तेज होगी। वह मेरी प्रशिक्षण गति से कम नहीं होगी। जियाओयान ने मन ही मन सोचा। याओ लाओ ने शियाओयान की ओर सिर झुकाया और देखा कि शियाओयान की चमकदार क्रिस्टल जैसी आंखें उन पर टिकी हुई हैं। याओ लाओ तुरंत हंसने लगे लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। याओ लाओ के चेहरे को देखकर शियाओयान ने बस अपनी आंखें घुमाईं। उसकी बातें व्यर्थ थीं। हे, कुछ देर चुप रहने के बाद याओ लाओ ने धीरे से आह भरी। उठकर शाओयान की ओर चलते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह गुहे नाम का आदमी 6ठे दर्जे का रसायनज्ञ से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या वह सच में औषधि राजा कहलाने लायक है? औषधियां बनाने के अलावा वह और क्या कर सकता है? याओ लाओ की इस तरह की बातें सुनकर शियाओयान के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। इस क्षण उसे पता चल गया कि रहस्यमय शिक्षक आखिरकार अपना असली राज खोलने ही वाला है। कल तुम कुछ सामान खरीदने जाओगे। ची गैदरिंग पाउडर, तुम उसे मिठाई की तरह खाओगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि नालन को इस तरह का बर्ताव मिलेगा। दोनों हाथ पीठ पीछे करके याओ लाओ ने गर्व से व्यंग्य किया। अध्याय 54, धन जुटाना। बेशक ये कहना कि वह ची गैदरिंग पिल्स को मिठाई की तरह खा सकता है कुछ हद तक शेखी बघारने वाला दावा था। हालांकि याओ लाओ के कौशल को देखते हुए पर्याप्त सामग्री के साथ शियाओयान को दर्जनों ची गैदरिंग पिल्स बनाने में मदद करना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि याओ लाओ के तमाम शेखी बघारने वाले दावों के बावजूद शियाओ याओ को कोई उत्साह महसूस करने का समय ही नहीं मिला। याओ लाओ द्वारा कही गई हर बात के साथ शियाओ याओ का दिल लगातार डूबता जा रहा था।
कल मेरे लिए 4-50 साल पुराने इनकली फ्लोट्स के फूल, 2 पके हुए स्नैक वैनम फ्रूट, 20 साल पुरानी स्पिरिट गैदरिंग ग्रास का एक बंडल और एक रैंक 2 वाटर एट्रीब्यूट मैजिक स्टोन तैयार रखना। याओ लाओ की उदासीन आवाज आई और जब उसने शियाओ यान का सख्त और बेपरवाह चेहरा देखा तो वह चौंक गया। क्या बात है, 50 साल पुराना इनकली फ्लोट्स। इतने पुराने फूल तो 3000 सोने के सिक्कों में बिकते हैं और वो भी सिर्फ एक फूल के लिए। पका हुआ स्नैक वैनम फ्रूट, उसे तो सबसे घटिया किस्म की कीमियागरी सामग्री माना जाता है, यहाँ तक कि दवा की दुकानों में भी नहीं मिलता। अगर कभी मिल भी जाए तो किस्मत की बात है, और एक खरीदने के लिए कम से कम 8000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। और 20 साल पुरानी स्पिरिट गैदर ग्रास। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ एक बार ही सुना है कि ये नीलामी में दिखी थी और उसकी शुरुआती कीमत 10,500 सोने के सिक्के थी। यहाँ तक कि रैंक 2 वाटर एट्रीब्यूट मैजिक स्टोन, जो सबसे सस्ता है, उसकी भी कीमत कम से कम 2000 सोने के सिक्के होगी। शियाओ यान ने पसीना पोंछते हुए दर्द से कराहते हुए कहा, सिर्फ इन सामग्रियों पर ही मुझे करीब 50,000 खर्च करने पड़ेंगे। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? शियाओ यान की शिकायत सुनकर याओ लाओ ने बस अपनी आंखें घुमाई और व्यंग्यपूर्वक कंधे उचकाते हुए कहा, उन सामग्रियों को प्राप्त करना तुम्हारी समस्या है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल सामग्रियों को परिष्कृत करने का काम करूंगा। धत्तेरे की, हर चीज का खर्च बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर मैं सचमुच गैदरिंग ची पाउडर को मिठाई की तरह खाता रहूं, तो मुझे डर है कि शियाओ कबीले की दौलत भी खर्च पूरा नहीं कर पाएगी। खुद को कोसते हुए शियाओ यान ने तकिए के नीचे छिपाए हरे कार्ड को कुछ पछतावे के साथ टटोला। बेबसी से उसने कहा, फाउंडेशन एलिक्सिर बेचकर मेरे पास सिर्फ 10,000 सोने के सिक्के बचे हैं, जो आपकी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। याओ लाओ आराम से कुर्सी पर बैठते हुए हंसे, जिससे पता चलता था कि सामग्री जुटाने का मामला उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अपना सिर मलते हुए जियाओ यान दर्द से कराह उठा और अपने विचारों को जारी रखते हुए बोला, पहले तो मैं इस पैसे से फाउंडेशन एलिक्सिर बनाने की सामग्री खरीदूंगा। फिर मैं उसे नीलामी घर में बेच दूंगा, नहीं तो मुझे कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा। याओ लाओ ने आत्मसंतुष्ट भाव से सिर हिलाया। उनके लिए फाउंडेशन एलिक्सिर जैसी निम्न श्रेणी की वस्तु को परिष्कृत करना कोई कठिन काम नहीं था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए शियाओ यान अपने बिस्तर पर लेट गया और कड़वाहट से हंसते हुए बोला, गरीब होना बेहद कष्टदायक है। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह जियाओ यान चुपके से अपने कबीले से निकलकर वुतान शहर की दवा दुकानों पर गई और फाउंडेशन एलिक्सिर बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री खरीद ली। इसके बाद जियाओ यान ने एक सुनसान इलाके में एक शराबखाना ढूंढा और उसमें प्रवेश किया। क्योंकि वह इन औषधियों को दूसरों के इस्तेमाल के लिए बेच रहा था, इसलिए उसने याओ लाओ को बिना किसी चिंता के सामग्री मिलाने दिया। इसलिए पिछली बार की तरह ही शियाओ यान ने सबसे सस्ती और घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदी। क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए जियाओ यान ने 7 फाउंडेशन एलिक्सिर बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री खरीदी, जिससे उसका ग्रीन कार्ड पूरी तरह से खाली हो गया। याओ लाओ द्वारा सामग्री को परिष्कृत करने की प्रतीक्षा करते हुए शियाओ यान अपने हाथों में हरे कार्ड को उछालने लगा। अनमने ढंग से सिर हिलाते हुए शियाओ यान को एहसास हुआ कि वह एक बार फिर अपनी पुरानी गरीबी की स्थिति में लौट आया है। इस बार याओ लाओ ने सभी आधारभूत औषधियां बनाने में पूरा 1 घंटा लगाया था। सातों सफेद जैड की बोतलों को मेज पर करीने से सजाते हुए शियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रत्येक बोतल को सावधानीपूर्वक कपड़े में लपेटकर उसने उन्हें अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। अपनी पीठ पर अमृतों को धीरे से थपथपाते हुए जियाओ यान ने खुद को और अमृतों को नजर से छिपाने के लिए अपने ऊपर एक विशाल काला लबादा डाल लिया और फिर सराय से बाहर निकलते हुए मन ही मन हंसने लगा। डॉट 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 डॉट। प्राइमा ऑक्शन हाउस में खजाने के निरीक्षण कक्ष के अंदर प्राइमा ऑक्शन की शीर्ष नीलामी करता याफेई अपने सामने रखी फाउंडेशन एलिक्सिर से भरी 7 छोटी जैड की बोतलों को हैरानी से घूर रही थी। उसकी आंखों की सामान्य चमक गायब हो गई थी और वह एक खतरनाक कोण पर आगे की ओर झुकी हुई थी। खांसी। याफेई से कुछ ही दूरी पर अपने काले थैले के साथ बैठी शियाओ यान को खांसी आई, जिससे वह वापस सतर्क हो गई। उसके पीले सफेद हाथों ने कोमल भाव से जैड की बोतलों को टटोला और साथ ही उन्हें सूंघकर औषधियों की प्रामाणिकता का पता लगाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने बोतलें नीलामी के रसायनशास्त्री विशेषज्ञ गूनी को सौंप दी। उससे फाउंडेशन एलिक्सिर लेते हुए गूनी ने बोतल का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया और फिर टिप्पणी की, ये सभी वास्तव में फाउंडेशन एलिक्सिर हैं। गूनी की पुष्टि सुनकर याफी की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। उसने अपने सामने काले लबादे में लिपटे व्यक्ति को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी पूरी विनम्रता दिखाते हुए उसने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि 6 महीने बाद चाचा हमारे लिए इतना बड़ा कारोबार लेकर आएंगे। यह अमृत कब बेचा जाएगा? लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति ने याओ लाओ की आवाज में पूछा। क्या अंकल को अभी पैसों की जरूरत है? अगर आप ज्यादा व्यस्त नहीं हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप 1-2 दिन इंतजार कर लें। फाउंडेशन एलिक्सिर की 7 बोतलें एक साथ बाजार में बहुत कम आती हैं। अगर आप नीलामी घर को इसके बारे में बता दें तो आपका मुनाफा यकीनन बहुत ज्यादा होगा। याफी ने मीठी मुस्कान के साथ अपना सुझाव दिया। ये सुनकर लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति ने क्षण भर के लिए चुप्पी साध ली और बस एक पल के लिए पुष्टि में एक हल्की सी कराह सुनाई दी। उसका जवाब सुनकर याफी के मुस्कुराते चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। उसके गोरे हाथों ने चाय का प्याला उठाया और उसे होठों से लगाया। अब वह निश्चित हो गई थी कि काले लबादे में लिपटा यह व्यक्ति द्वितीय श्रेणी का रसायनज्ञ था, शायद तृतीय श्रेणी का भी। चाय के प्याले से एक घूंट लेते हुए लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति ने एक बार फिर वृद्ध स्वर में कहा, शायद आपका नीलामी घर मुझे कुछ रसायन शास्त्र की सामग्री प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। याफेई की चमकदार आंखें झिलमिला उठी जब वह कुर्सी पर बैठ गई। और भी अधिक मुस्कुराते हुए उसने कहा, चाचा को कौन कौन सी सामग्री चाहिए?
450 वर्ष पुराने इंकली फ्लोट्स, 2 पके हुए स्नैक वैनम फ्रूट, एक 20 वर्ष पुरानी स्पिरिट गैदरिंग ग्रास का बंडल और एक जल गुण रैंक 2 मैजिक कोर। याफेई के बगल में खड़े गुनी का चेहरा सामग्री की सूची सुनकर एकदम बदल गया। काले लबादे में लिपटे उस व्यक्ति को देखते हुए उसकी आंखों में थोड़ी उलझन झलक रही थी। हे, याफेई अंकल को वो सामान ढूंढने में जरूर मदद करेगी। जैसे ही मुझे किसी भी चीज का जिक्र सुनाई देगा, मैं तुरंत अंकल को बता दूंगी। लेकिन अंकल कहाँ रहते हैं? हम संपर्क में कैसे रहेंगे? याफेई ने पूछते हुए गुनी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देखे। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हैरानी नहीं दिखाई। मुझसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सामग्री मिलती है तो फाउंडेशन एलिक्जिर से उसका खर्च काट लेना। मैं फिर आऊंगा। काले लबादे के नीचे से एक गंभीर आवाज आई। मुझे कुछ और जरूरी काम भी निपटाने हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। इतना कहकर लबादा पहने वह आदमी खड़ा हुआ और नीलामी घर से बाहर चला गया। जैसे ही वह कोने से मुड़कर गायब हुआ, याफी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या उसने जो सामग्री मांगी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी? गूनी शूशू। गूनी ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस छोड़ते हुए कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मुझे सही याद है तो AQE गैदरिंग पाउडर को परिष्कृत और बनाने की सामग्रियां हैं। ये सुनकर याफी का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या QE गैदरिंग पाउडर बनाने का प्रयास करने से पहले किसी को चौथे रैंक का कीमियागर होना जरूरी नहीं है? सिर हिलाते हुए गूनी ने आगे कहा, ऐसा लगता तो है, लेकिन जियामा साम्राज्य में चौथे दर्जे के रसायन शास्त्री 20 से ज्यादा नहीं हैं। फिर भी हमने इस रहस्यमय लबादाधारी व्यक्ति के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? याफेई ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी और उसने कहा, एक चौथे दर्जे का रसायनज्ञ। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उससे जरूर कोई एहसान वसूल करूंगी। अध्याय 55 दुर्घटना। प्राइमा ऑक्शन हाउस की सूचना प्रसारित करने की क्षमता को देखते हुए यह मानना ही पड़ेगा कि यह बेहद कारगर था। शियाओयान द्वारा अपने फाउंडेशन एलिक्जिर ऑक्शन हाउस को सौंपे हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि वुतान शहर के लगभग हर प्रभावशाली कबीले को यह खबर मिल गई थी, जिससे काफी हलचल मच गई थी। इस नीलामी और पिछली नीलामी में एकमात्र अंतर शो के स्टार का था। पिछली नीलामी में उच्च स्तरीय जुबान डो तकनीक प्रदर्शित की गई थी, जो किसी भी दिन आसमान छूती कीमत हासिल कर सकती थी। इसी वजह से केवल प्रमुख शक्तियों के पास ही बोली लगाने की योग्यता थी, निचले दर्जे के लोग केवल लालसा से देखते रह गए। लेकिन कई लोगों के लिए फाउंडेशन एलिक्जिर एक अधिक यथार्थवादी लक्ष्य था। अपने बच्चों को जल्द से जल्द डोजे बनाने में मदद करने के लिए विभिन्न कुलों के कई बुजुर्ग फाउंडेशन एलिक्जिर जैसी लाभकारी वस्तुओं पर काफी पैसा खर्च करने को तैयार थे। फाउंडेशन एलिक्जिर की खबर इतनी फैल चुकी थी कि वुतान शहर में हलचल मच गई थी, यहाँ तक कि अपने कबीले में एकांत में रहने वाले शियाओयान को भी इसकी खबर लग गई थी। महज 7 बोतलों के अशुद्ध फाउंडेशन एलिक्जिर पर मचे हंगामे को देखकर शियाओयान हैरान तो था, लेकिन इस महाद्वीप पर इन गोलियों के अनूठे आकर्षण की पुष्टि कर पाने के लिए आभारी भी था। दूसरे दिन शियाओ कबीले को प्राइमा ऑक्शन हाउस से भी निमंत्रण मिला। संभवतः इसका कारण यह था कि शियाओ जान ने पहले ही एक फाउंडेशन एलिक्जिर खरीदा था। कबीले के कई बुजुर्गों को फाउंडेशन एलिक्जिर के प्रकट होने में दिलचस्पी थी, विशेषकर उनके बच्चों को, जिन्होंने अभी तक डोजे का स्तर प्राप्त नहीं किया था। शाओयान ने मूल रूप से दोपहर में चुपके से निकलने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी योजना पूरी होने से पहले ही शाओ जान के एक दूत ने उसे रोक लिया। शाओयान के पास दूत के पीछे पीछे कबीले के प्रवेश द्वार की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रवेश द्वार पर जियाओयान ने न केवल जियाओ जान को पाया, बल्कि वहां एकत्रित कई बुजुर्गों को भी पाया, जो सभी उत्साह से भरे हुए थे। आराम से पास आ रही शियाओयान को देखकर शियाओ जान ने अपना सिर ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से शियाओयान को आगे आने का इशारा किया। अपने पिता को इशारा करते देख शियाओयान ने आह भरी। आगे बढ़ते ही उसकी नजर शियाओ जान के बगल में खड़े 2 लोगों पर पड़ी और उन्हें देखकर उसकी भौहें तन गईं। बेवकूफी कर रही हो, बिल्कुल औरतों की तरह। शियाओ यू ने गुस्से से भरी शियाओयान को ताना मारा। उसे पूरे दिन राजकुमारी का इंतजार करना पड़ा था, इसलिए वह थोड़ी नाराज थी। क्या तुम्हें वाकई अपने अंतिम संस्कार में जाने की इतनी जल्दी है? शियाओयान ने बेपरवाही से पलटवार किया। शियाओ यू गुस्से से दांत पीस बैठी, मानो उसका एक दांत टूट ही गया हो। पफ। भीड़ के भीतर एक युवती की व्यंग्यात्मक हंसी चांदी की घंटी की तरह गूंज उठी। अपना सिर झुकाकर शियाओयान ने देखा कि शुनएर भीड़ के बीच में खड़ी है। उसने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम भी नीलामी घर जा रही हो? कुल परिसर में रहना सचमुच उबाऊ है। जब भी मौका मिले मैं घूमने निकल जाऊं तो बेहतर है। शुनएर भीड़ को चीरते हुए शाओयान के पास आकर खड़ी हो गई। चलते समय उसकी प्यारी हंसी गूंज रही थी। वैसे भी तुम्हारे लिए वहां क्या है, सिवाय ज्यादा से ज्यादा बस कुछ फाउंडेशन एलिक्जिर के। वहां तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं होगी। जियाओयान ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए पूछा। हम अब भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? अगर उन फाउंडेशन एलिक्जिर का असर न होता तो तुम मेरे आसपास भी नहीं होते। शियाओ निंग ने कड़वाहट से जवाब दिया। उसके पैर अभी भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे क्योंकि वह भी हाल ही में पूरी तरह से ठीक हुआ था। वह 2 महीने पहले शियाओयान के साथ हुई लड़ाई से अभी अभी ठीक हुआ था, लेकिन अब जब उसने उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब खड़े होकर मजाक उड़ाते देखा तो उसके गाल ईर्ष्या से लाल हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वह शियाओयान द्वारा सिखाए गए सबक को भूल गया हो उस सारी पीड़ा के बाद। क्या अब भी तुम लड़ने के लिए बेताब हो? सिर उठाकर उसकी ओर देखते हुए जियाओयान के चेहरे के भाव खतरनाक रूप से अस्पष्ट थे। कोई नहीं बता सकता था कि वह मुस्कुरा रहा था या नहीं। तुम। शाओ निंग का क्रोध मुट्ठी कसने के साथ बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ गईं और अपनी मूल स्थिति में लौट आईं। व्यंग्य करते हुए उसने कहा, इतना घमंड मत करो। हालांकि तुमने मुझे उस समय घायल कर दिया था, फिर भी मैं उस अनुभव के लिए तुम्हारा आभारी हूँ।
अगर यह उपचार का समय न होता तो मैं 9-2 के करीब भी नहीं पहुंच पाता। ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के भीतर मैं 9-2 में सफलता प्राप्त कर लूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन फिर से लड़ना चाहेगा और कौन जीतेगा। शाओ निंग की बात सुनकर आसपास के कुछ बुजुर्ग कबीले के लोग उसकी बात सुनकर अचंभित रह गए। यहाँ तक कि पास में मौजूद सबसे बड़े बुजुर्ग भी अपने चेहरे पर गर्व का भाव छिपा नहीं पाए। सचमुच उनका ये पोता उन्हें हमेशा आश्चर्यचकित करता रहता था। पहले बड़े बुजुर्ग को देखते हुए जियाओ जान की भौहें झुंझलाहट से सिकुड़ गईं। जब वह सबको जाने का इशारा करने के लिए हाथ हिलाने ही वाला था कि जियाओ यान को जियाओ निंग की ओर मुस्कुराते हुए देखकर वह रुक गया और उसके मुंह से निकले शब्द वहीं अटक गए। शाओ निंग के चेहरे पर अब भी वही घमंडी मुस्कान थी। उसे देखते हुए शाओ यान ने कुछ पल चुप रहने के बाद जम्हाई ली। फिर उसने कंधे उचकाते हुए तटस्थ स्वर में कहा, खैर ये तो काफी शर्मनाक है। कुछ दिन पहले ही मैं गलती से 0.9 में प्रवेश कर गया था। मुझे लगता है कि आप अभी भी मुझसे एक कदम पीछे हैं। शाओ यान की बात सुनते ही आसपास के सभी कबीले वाले चुप हो गए। शाओ यान के भावहीन चेहरे को देखकर सबके चेहरों पर हैरानी और अचरज के भाव उभर आए। शाओ यान ने कहा था कि उसने गलती से रास्ता पार कर लिया था। समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं, सबके मन में एक ही बात थी। उस बच्चे ने जानबूझकर शियाओ निंग को वहीं मारा था जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, बेचारा शियाओ निंग। शियाओ यान की बात सुनकर शियाओ निंग की घमंडी मुस्कान गायब हो गई। उसके होंठ धीरे धीरे फड़कने लगे और गला कांपने लगा। कुछ देर तक शियाओ यान को घूरने के बाद शियाओ निंग आखिरकार निराश होकर पीछे हट गया। उसने सोचा था कि अपनी इस अपेक्षित सफलता से उसे कुछ सम्मान मिलेगा, लेकिन किसने सोचा था कि उसे इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सुनने को मिलेगी। निर्मल हाथों ने दबे कुचले शियाओ निंग को सहारा दिया, जबकि शियाओ यू ने शियाओ यान को गुस्से से घूरते हुए कहा, मानो उसे जलाकर राख कर देना चाहती हो। हैरानी की बात यह थी कि उसने उसका मजाक उड़ाने के लिए कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोच रही थी, ये छोटा बदमाश आखिर कैसे अभ्यास करता है। सिर्फ 2 महीने, इसने 9वां डुआन कैसे हासिल कर लिया। भले ही उनके बीच मनमुटाव था, फिर भी शियाओ यान की तीव्र प्रगति को देखकर अचंभित रह गई। हा, जियाओ जान जोर से हंस पड़ा। अपने कबीले के लोगों के हैरान चेहरों को देखकर उसकी पिछली झुंझलाहट गायब हो गई। पहले बड़े की ओर देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए नीलामी शुरू होने वाली है और देरी हुई तो हम अपना मौका गंवा देंगे। बुजुर्गों को मुख्य द्वार से बाहर जाते देख जियाओ जान खुद को रोक नहीं पाया और मुड़कर खुशी से अपने बेटे के बालों को सहलाने लगा। उसने प्रसन्न स्वर में जियाओ यान की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुमने एक बार फिर अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। वह बूढ़ा मुखिया अपने पोते की प्रतिभा के बारे में इतना बोलता रहा कि मुझे लगभग गुस्सा आ गया और मैं खुद को मार डालना चाहता था। लगता है वो अपने पोते के लिए फाउंडेशन एलिक्जिर की एक बोतल खरीदना चाहता है। इस तरह गोलमोल बातें करना कितना घटिया और चिड़चिड़ा बूढ़ा है। बिखरे बालों के साथ शियाओ यान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, असल में मैं इसे जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया। दरवाजे से कुछ दूरी पर शियाओ यान के शब्दों को सुनकर शियाओ निंग के होंठ फड़कने लगे, क्योंकि उसका दिल उदासी और अवसाद से भारी हो गया था। अध्याय 56, जियानान अकादमी। प्राइमा ऑक्शन हाउस के लिए आज पिछले 6 महीनों में सबसे व्यस्त दिन था। विशाल और हवादार रिसेप्शन लाउंज में कई लोग बातें कर रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, जिससे शोरगुल के कारण शियाओ यान के समूह के लोगों का सिर दर्द करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा भिनभिनाता कीड़ा उनके कानों में मंडरा रहा हो और जाने का नाम ही न ले रहा हो। इतनी घनी भीड़ देखकर, जिसमें से एक चींटी भी नहीं निकल सकती थी, जियाओ जान ने बेबसी से सिर हिलाया। नीलामी घर के सुरक्षा गार्डों का उसके समूह को वीआईपी प्रवेश द्वार से अंदर ले जाना ही सबसे अच्छा होगा। अंदर जाने का यही सबसे बढ़िया तरीका होगा। नीलामी घर के अंदर हालांकि लोगों की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी, लेकिन बाहर के लाउंज की तुलना में अपेक्षाकृत शांति थी। जियाओ जान ने जियाओ यान और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ आराम से चलते हुए हलचल भरे हॉल में चारों ओर नजर डाली और अपनी सीटें ढूंढ ली। एक किनारे वाली सीट पर बैठे हुए जियाओ यान ने दुनिया की परवाह किए बिना अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए उबे हुए भाव से हॉल के चारों ओर देखा। बड़ी बहन, अगले 6 महीने में जियानान अकादमी में दाखिले शुरू हो जाएंगे, है ना? शियाओ यान आराम से बैठा था और लगभग सो ही गया था कि तभी शियाओ निंग का सवाल उसके कानों में पड़ा। उस खास नाम का जिक्र सुनकर उसकी भौहें थोड़ी उत्सुकता से ऊपर उठ गईं। जियानान अकादमी, जो डोची मुख्य भूमि की एक प्रसिद्ध अकादमी थी, की शक्ति आम आदमी की कल्पना से कहीं अधिक थी। कहा जाता है कि जियानान अकादमी में शिक्षक बनने के लिए दाडोशी स्तर का होना आवश्यक था। और यहाँ तक कि प्रसिद्ध मिस्टी क्लाउड गुड भी जियानान अकादमी की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। दो ऊंची मुख्य भूमि में अकादमियां कुलों से कुछ भिन्न होती हैं। यदि कोई कुल में शामिल होता है तो वह न केवल कुल के नियमों से बंधा होता है, बल्कि उसे अपने हर कार्य पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि उसका प्रभाव कुल पर पड़ता है। अकादमी अलग थी, क्योंकि स्नातक होने के बाद सभी संबंध टूट जाते थे। ऐसा कहा जाता है, फिर भी मनुष्य भावनाहीन प्राणी नहीं है। अकादमी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में छात्र आसानी से अकादमी से जुड़ जाते हैं। स्नातक होने के बाद यही भावनाएं उन्हें अपनी पूरी क्षमता से अकादमी का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक व्यक्ति की मदद से शायद ज्यादा फर्क न पड़े, लेकिन अगर हजारों या दसियों हजारों लोग मदद कर रहे हों तो यह एक बहुत ही भयानक ताकत होगी। और यही हर अकादमी का उद्देश्य था। किसी अकादमी में दाखिला लेना दो तकनीक और ची विधियों को सीखने का सबसे आसान तरीका था। जियानान जैसी अकादमी में अगर किसी का प्रदर्शन उत्कृष्ट होता तो वह किसी शिक्षक की नजर में आ सकता था, जिससे उच्च स्तरीय ची विधियों और दो तकनीकों को सीखने के द्वार खुल जाते। इन दोनों को सीखकर एक कुशल दोउजे बनने का सफर काफी आसान हो जाता था। ची विधियां, दो तकनीकें और कीमियाई गोलियां, डोची की मुख्य भूमि में सबसे अधिक मांग वाली वस्तुएं हैं।
जियानान अकादमी इनमें से दो क्षेत्रों में अग्रणी है, इसलिए पूरी मुख्य भूमि के लोग मानते हैं कि यदि कोई जियानान अकादमी में प्रवेश प्राप्त कर ले तो उसे अपने भविष्य के बारे में फिर कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जियानान अकादमी से स्नातक होने वाला प्रत्येक व्यक्ति उच्च कोटि की प्रतिभा और उज्ज्वल भविष्य वाला होता है। इसलिए हर साल जियामा काउंटी के अनगिनत युवा जियानान अकादमी में किसी तरह प्रवेश पाने की उम्मीद में तरह तरह के उपाय आजमाते हैं। इसलिए जियानान अकादमी निश्चित रूप से एक बेहतरीन जगह है, हालांकि इसके प्रवेश मानदंड बेहद सख्त हैं। 18 वर्ष की आयु से पहले 9वां दुवान 2 QE प्राप्त करना आवश्यक है। इन आवश्यकताओं के कारण कम प्रतिभाशाली लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार केवल वास्तव में प्रतिभाशाली लोग ही जियानान अकादमी में प्रवेश पाने के योग्य रह जाते हैं। शियाओ निंग की बात सुनकर शियाओ यू ने सिर हिलाकर सहमति जताई। शियाओ यान की ओर एक नजर डालते हुए उसने गर्व से कहा, चिंता मत करो, तुमने सारी शर्तें पूरी कर ली हैं। इसके अलावा वुतान शहर में भर्ती का जिम्मा मेरे गुरु के पास है, जो 5 सितारा दादोशी हैं। साथ ही मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करने आई हूँ, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। उसका जवाब सुनकर शियाओ निंग का चेहरा पटाखों की तरह चमक उठा और उसने उत्साह से सिर हिलाया। उनकी बातचीत सुनकर जियाओ यान के होंठ हल्के से फड़क उठे। पहले की बात है तो वह जियानान अकादमी में केवल उच्च स्तरीय दो तकनीक और ची विधियों को सीखने की उम्मीद से ही प्रवेश कर सकता था। लेकिन अब जब उसके शिक्षक याओ लाओ थे, जिनके मूल के बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ था, तो जियानान अकादमी में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। क्या शाओ यान गेगे की 6 महीने बाद जियानान अकादमी की प्रवेश परीक्षा देने की कोई योजना नहीं है? शाओ यान की अरुचि को भांपते हुए शुनेर ने धीरे से पूछा। शुनेर के सवाल पर जियाओ यू ने अपनी भौहें उठाईं और उन दोनों की ओर देखा। उसने पहले ही मन बना लिया था कि अगर वह छोटा बदमाश जियानान अकादमी में जाने की कोशिश करेगा तो वह अपने शिक्षक से कहेगी कि उसे थोड़ा कष्ट दें। शाओ यान ने अपनी नाक रगड़ी और आलस से जवाब दिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इन कमजोर बच्चों के साथ क्या सीख सकता हूँ? अगर मुझे 2 तकनीक सीखनी होती तो छिपे हुए खजाने की तलाश में चट्टानों से कूदना ज्यादा रोमांचक होता। कितना घमंड भरा लहजा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई अकादमी तुमसे दाखिला लेने की भीख मांगेगी? सिर्फ इसलिए इतना घमंड मत करो क्योंकि तुम में थोड़ी सी प्रतिभा है। जियानान अकादमी में कई ऐसे लोग हैं जो आसानी से तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। असल में तुम्हारे लिए दाखिला न लेना ही बेहतर होगा। तुम्हारे घृणित स्वभाव को देखते हुए वहां तुम्हें सिर्फ मार ही खानी पड़ेगी। शियाओ यान द्वारा अपनी उस अकादमी को नीचा दिखाने पर, जिस पर उसे बेहद गर्व था, शियाओ यू ने ठंडे लहजे में बीच में दखल दिया और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। शियाओ यान ने गुस्से से भरी शियाओ यू पर अपनी निगाहें घुमाई। उसके होठों के किनारे नीचे की ओर झुके हुए थे, फिर भी उसे उसकी परवाह नहीं थी। नालन यानरान से किया उसका वादा 2 साल से भी कम समय में पूरा करना था। अब उसका एकमात्र लक्ष्य उस महिला को पीछे छोड़ना था। समय बहुत कम बचा था, लेकिन उनके बीच का अंतर अभी भी बहुत अधिक था। जियाओ यान को विश्वास नहीं था कि जियानान अकादमी में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बचे हुए 2 वर्षों में नालन यानरान से आगे निकलने में उसकी मदद कर सके। जब वे उसकी मदद नहीं कर सकते थे तो वह उस घटिया अकादमी में दाखिला क्यों लेता? क्या वे उसे याओ लाओ की तरह रसायन विद्या सिखा सकते थे? लेकिन अगर वे सिखा भी सकते थे तो क्या वे याओ लाओ के कौशल की बराबरी कर सकते थे? सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने अकादमियों के बारे में उससे बहस न करने का फैसला किया। चारों ओर नजर घुमाते हुए उसने पाया कि 2 अन्य बड़े कुलों के सदस्य भी नीलामी में शामिल हो चुके थे। एक और भीड़ के गुजर जाने के बाद जियाओ यान को अचानक एक ठंडी निगाह का एहसास हुआ। मुड़कर देखने पर उसे पता चला कि निगाहों का मालिक वही था जिससे बाजार में उसकी झड़प हुई थी, जियाली आओ। फिलहाल जियाली कबीले का युवा मालिक उसे दुर्भावना से घूर रहा था और बीच बीच में बगल में बैठी शुनेर की खूबसूरत आकृति पर कामुक निगाहें डाल रहा था। इससे शियाओ यान ने भी उसे घूरना शुरू कर दिया, जिससे युवा मालिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जियाली आओ के मुंह को लगातार खुलते बंद होते देख शाओ यान बड़ी शांति से उसकी मंशा समझ पा रहा था। यान कबीले के छोटे निकम्मे, तुमने आखिरकार अपनी युवावस्था की रस्म पूरी कर ली है ना? बेहतर होगा कि तुम बुतान शहर में छोटे मालिक को न दिखाओ वरना। हे जियाली आओ के खिलखिलाकर हंसने पर जियाओ यान ने थोड़ी सी आंखें सिकोड़ते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक दिखाई दी। अध्याय 57 विज्ञापन। अपनी ठंडी निगाहों को हटाते हुए जियाओ यान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपनी सभी 10 उंगलियों को आपस में मोड़ लिया, जबकि उसकी हथेली में एक अजीब सा खिंचाव और धक्का लगने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ जीवित हों और सांस ले रहे हों। 1 वर्ष से अधिक समय तक वैक्यूम हैंड और फायर पाम का अभ्यास करने के बाद जियाओ यान ने भले ही अपनी कला को पूर्णता तक न पहुंचाया हो, लेकिन वह विश्वासपूर्वक कह सकता था कि वह इन दोनों तकनीकों के बीच बहुत आसानी से अदला बदली कर सकता है। यदि जियाओ याओ किसी के साथ अभ्यास करता तो यह निश्चित था कि वह दोनों दाव तकनीकों को एक साथ तेजी से प्रयोग करके विरोधी को नुकसान पहुंचा सकता था। उसके बगल में खड़ी शुनेर ने जियाली आओ की ओर एक नजर डाली और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शाओ यान, लगता है वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। शाओ यान ने सहमति में सिर झुकाया और शांत भाव से उत्तर दिया। पिछली बार नीलामी में उसके पिता ने वायु गुण वाली उच्च स्तरीय ची विधि जीत ली थी। 1 साल बीत चुका है और यह निश्चित रूप से जियाली, जो वायु गुण का है, के लिए अपनी पुरानी ची को नई विधि की ची में बदलने और इस प्रकार पहले से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए पर्याप्त समय रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतना घमंडी हो गया है। क्या उसे सच में लगता है कि उच्च स्तरीय जुबान तकनीक इतनी दुर्लभ चीज है? जुनेर मुस्कुराते हुए बोली। उसकी निर्मल आंखों में सुनहरी चमक बेतहाशा झिलमिला रही थी। शाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और थोड़ी चंचलता के साथ जवाब दिया,
आप जैसी धनी युवती के लिए जो बिना किसी स्रोत के उच्च स्तरीय जुबान गुणवत्ता की हुई विधियों को प्रकट कर सकती है, निश्चित रूप से ऐसा होना कोई दुर्लभ बात नहीं है। शाओ यान के ताने सुनकर शुनएर ने अपनी गोरी नाक सिकोड़ ली। आंखें घुमाते हुए उसने थोड़ी कड़वाहट से जवाब दिया, भले ही ये दुर्लभ है, क्या शाओ यान ने फिर भी इसे ठुकरा नहीं दिया था। उसकी बात सुनकर शियाओ यान शर्मिंदगी से मुस्कुरा उठा। मंच की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, नीलामी शुरू होने ही वाली है। शाओ यान को अनजान होने का नाटक करते देख शुनएर केवल अनिच्छा से अपना सिर हिला सकी और अचानक रोशन हुए नीलामी मंच की ओर अपनी निगाहें घुमा ली। असंख्य निगाहों के बीच लाल रंग की पोशाक पहने याफेई मंच पर आईं। लाल पोशाक उनके शरीर पर कसकर लिपटी हुई थी, जिससे दर्शकों की निगाहें जुनून से भर उठीं। याफेई मनमोहक भाव लिए अपने कोमल होठों को हाथ से छुपाए हुए नीचे बैठे दर्शकों की ओर मुड़ी और अपनी प्यारी हंसी के साथ भीड़ से कुछ शब्द कहे। अपने आकर्षण से उसने नीलामी में लोगों को लालसा के उन्माद में बदल दिया। वातावरण में बढ़ती उत्तेजना को महसूस करते हुए शियाओ यान भी अपने होठों को आपस में टकराने से खुद को रोक नहीं पाया। याफी वाकई प्राइमा ऑक्शन हाउस की मुख्य नीलामीकर्ता के पद के योग्य थी। महज कुछ शब्दों से ही वह कमजोर इच्छाशक्ति वाले पुरुषों को भी उत्तेजित कर देती थी और उनके दिमाग में जोश भर देती थी। इस समय अगर याफी एक कंकड़ भी नीलाम करने की कोशिश करे तो बहुत से लोग उस कंकड़ को अनमोल खजाने की तरह खरीद लेंगे। हॉल के गहन वातावरण को देखकर याफेई को थोड़ी खुशी हुई। वर्षों के प्रशिक्षण ने उसे यह ज्ञान दिया था कि उसकी सुंदरता पुरुषों पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। उसके लाल होठों पर एक मोहक मुस्कान थी और उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूम रही थी, मानो वह अपने आसपास की हर चीज को निहार रही हो। जब उसकी नजर शियाओ जान के पीछे बैठे एक युवक पर पड़ी तो वह थोड़ी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि उस युवक की निगाह मंच पर थी, लेकिन उसकी स्याही जैसी काली आंखें जो इधर उधर घूम रही थी, उन्होंने याफी को यह बता दिया कि वह युवक उसके मोहक प्रदर्शन से प्रभावित नहीं हुआ था, जिससे उसकी काली भौहें आश्चर्य से थोड़ी ऊपर उठ गईं। शाओ यान से नजरें हटाते हुए याफेई के लाल होंठ हल्के से खुले और उसके मुंह से हल्की हंसी निकल गई। ताली बजाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, याफेई जानती है कि आज सब लोग यहाँ किस लिए आए हैं, इसलिए आज हम हल्के फुल्के नाश्ते नहीं परोसेंगे। सीधे मुख्य व्यंजन से शुरू करते हैं। अपना भाषण समाप्त करते ही याफेई ने हल्के से हाथ हिलाए और मंच की बत्तियां बंद कर दी। भीड़ को प्रणाम करते हुए उन्होंने एक जैड की थाली निकाली और उसके बीचों बीच एक छोटी सी सफेद जैड की बोतल रखी। सफेद जैड पत्थर की छोटी सी बोतल को देखते ही दर्शकों की निगाहें लालसा से चमक उठी। एक एक करके वे बोतल को पाने की उम्मीद में अपने हाथ आपस में रगड़ने लगे। क्या किसी को हमारी पिछली नीलामी का फाउंडेशन एलिक्जिर याद है? जो एलिक्जिर हम अभी पेश कर रहे हैं वो भी उसी रसायनज्ञ ने बनाया है। हमारे नीलामी घर के ग्रैंड मास्टर गुनी ने हमें भरोसा दिलाया है कि इसकी प्रभावशीलता और गुणवत्ता भी पहले जैसी ही है, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। याफी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अचानक शाओ यान की ओर मुड़ते हुए एक आकर्षक और प्यारी मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, पहले फाउंडेशन एलिक्जिर को शाओ कबीले के मुखिया शाओ जान ने खरीदा था और इस खरीद के बाद युवा स्वामी शाओ यान एक साल में तीसरे से 8वें दुवान डोउची तक पहुंच गए। क्या ये फाउंडेशन एलिक्जिर की वजह से था? हाँ, याफी सिर्फ अनुमान ही लगा सकती है। अंत में याफी की खूबसूरत आंखों में चालाकी की एक झलक दिखाई दी। याफी की बातें सुनकर सबकी निगाहें आगे की पंक्ति पर टिक गईं और अंत में शियाओ यान की थोड़ी हैरान सी आकृति पर जा पड़ी। चारों ओर हैरानी की आहें सुनाई दे रही थीं। हालांकि शियाओ यान की असाधारण प्रशिक्षण गति की चर्चा वुतांग शहर में काफी समय से फैली हुई थी, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे स्वयं नहीं देखा था। इसलिए शियाओ यान को सामने से देखने का मौका पाकर बहुत से लोग आश्चर्य से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। साथ ही इससे फाउंडेशन एलिक्जिर को स्वयं प्राप्त करने का सबका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। कुछ ही दूरी पर शियाओ यान को सुर्खियों में देखकर जिया लियाओ के चेहरे के कोने तिरस्कार से भर गए और उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। भीड़ की निगाहों के बीच शियाओ यान अपनी सीट पर बेचैनी से छटपटाने लगा। उसके मन में ये दुविधा थी कि वह रोए या हंसे। ये औरत वाकई चालाक थी, उसने तो शियाओ यान को ही मुफ्त विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया था। शियाओ यान के यहाँ एक उदाहरण बनकर फाउंडेशन एलिक्जिर की कीमत कम से कम 20% से 30% तक बढ़ जाएगी। आह, ये महिला, अगर ये व्यापारी न होती तो ये सब व्यर्थ होता। एक बार फिर आह भरते हुए हालांकि जियाओ यान आसपास की निगाहों से परेशान था, उसे याद आया कि नीलामी में रखी वस्तुएं वास्तव में उसकी थीं और इसलिए वह केवल निराशा में अपना सिर हिला सकता था और मंच पर मुस्कुराती हुई याफी को घूर सकता था। याफी ने निडर होकर शियाओ यान की घूरती निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय एक परिपक्व, प्यारी और मोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे शियाओ यान के पीछे खड़े कुछ लोग मुंह में पानी भर आने से घबरा गए। फाउंडेशन एलिक्सिर की पहली बोतल के लिए नीलामी की शुरुआती कीमत 15,000 है। मंच पर याफी मुस्कुराती हुई इतनी बड़ी रकम की मांग कर रही थी, उसने फाउंडेशन एलिक्सिर की कीमत को मूल मूल्य से 2 गुना कर दिया था। कितनी क्रूरता है! मंच के नीचे कीमत सुनकर जियाओ यान आश्चर्य से मुंह खोल बैठा और मन ही मन सिर हिलाया। जैसा कि उम्मीद थी, औरतें ही सबसे क्रूर प्राणी होती हैं। अध्याय 58, एक भारी कीमत। हालांकि याफी द्वारा शुरुआती कीमत की घोषणा के बाद हॉल में मौजूद सभी लोग शांत हो गए थे, लेकिन जल्द ही याफी की बातों में खोया हुआ एक युवक जल्दी से चिल्लाया, 16,000। अपनी कीमत बताते ही थोड़े पीले चेहरे वाले उस युवक ने याफी की ओर झुककर शालीनता दिखाने की कोशिश की। हालांकि वह इस बात को भूल गया कि उसकी निगाहें याफी के सुडौल सीने पर वासना भरी निगाहों से टिकी हुई थीं। याफी मन ही मन उस युवक पर व्यंग्य कर रही थी, जिसका ध्यान स्पष्ट रूप से उसके शरीर पर केंद्रित था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और भीड़ से पूछा, क्या हमारे पास कोई और प्रस्ताव है? क्या कोई और इच्छुक है? 17,000, 19,000। शुरुआती बोली के बाद मंच के नीचे मौजूद भीड़ खुशी से झूम उठी और लोग अपनी अपनी कीमतें बताने लगे।
पहले खरीदार को शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि 2-3 अन्य लोगों ने उसकी शुरुआती कीमत से भी कम कीमत लगा दी थी और वह तुरंत बैठ गया। लगातार बढ़ती कीमतों को सुनकर जियाओ यान चौंक गया और आश्चर्य से उसकी सांस अटक गई। खरीदारों की फाउंडेशन एलिक्जिर के लिए चाहत उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। ऐसा लगता है कि प्राइमा के नीलामी घर को फाउंडेशन एलिक्जिर के बारे में प्रचार करने देना आखिरकार एक समझदारी भरा फैसला साबित हुआ। तीनों प्रमुख कुलों ने इस आधारभूत औषधि के संबंध में तटस्थ रुख अपनाया और इस प्रकार कमजोर गुटों ने अवसर का लाभ उठाते हुए इसे पाने के लिए होड़ मचा दी। वे सभी आधारभूत औषधि हथियाना चाहते थे क्योंकि अंततः आधारभूत औषधि जैसी कोई चीज जो किसी की शक्ति को बढ़ा सकती है पूरे जियामा साम्राज्य में भी दुर्लभ थी। आधे घंटे तक कीमतें पुकारे जाने के बाद लगभग 47,000 की बोली पर बोली रुकने के बाद पहला फाउंडेशन एलिक्सीर बेचा गया। उस मोटे खरीदार के चेहरे पर खुशी देखकर शियाओ यान सचमुच अवाक रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके पिता से भी ज्यादा फाउंडेशन एलिक्जिर के लिए इतना दीवाना हो सकता है। एक फाउंडेशन एलिक्जिर बनाने में लगभग 1000 सोने के सिक्के लगते थे, लेकिन यहाँ तो एक ही एलिक्जिर 10 गुना ज्यादा कीमत पर बिक गया। इतने ज्यादा मुनाफे को देखकर शियाओ यान के मुंह में पानी आ गया। शियाओ यान ने कुछ पल रुककर सोचा, अपनी थोड़ी खुजाई और पलकें झपकाईं। अगर वो याओ लाओ से कभी नहीं मिला होता तो क्या उसे कभी हर दिन फाउंडेशन एलिक्जिर का उपयोग करने का सौभाग्य प्राप्त होता। पहले फाउंडेशन एलिक्जिर की इतनी ऊंची कीमत देखकर याफेई ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, इतनी कीमत पर क्या रहस्यमय रसायनज्ञ संतुष्ट होंगे। अगर प्राइमा ऑक्शन हाउस के बारे में रहस्यमय रसायनज्ञ की राय थोड़ी भी बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। याफेई ने अपने विचारों से बाहर निकलते हुए नीलामी घर में मौजूद सभी लोगों की ओर मुड़कर देखा। हंसते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी सफेद जेड की बोतलों को घूरते हुए कहा, आखिरी 6 फाउंडेशन एलिक्जिर को 2-2 के 3 समूहों में विभाजित करके बेचा जाएगा। प्रत्येक समूह की शुरुआती कीमत 30,000 सोने के सिक्के होगी। फाउंडेशन एलिक्सिर की दोनों बोतलों को देखते ही सभी लोग अजीब तरह से शांत हो गए। उन्होंने कुछ दूरी पर खड़े 3 प्रमुख कुलों को क्षण भर के लिए देखा, लेकिन वह छोटा सा क्षण ही उनके लिए ये जानने के लिए काफी था कि वे तीनों कुल अपनी चाल चलने वाले हैं। 31,000 कीमत की घोषणा के बाद जियाली कबीले के मुखिया जियाली बी एक पल के लिए चुप रहे और फिर धीरे धीरे अपनी बोली लगाई। हे जियाली बी, क्या तुमने पिछली बार जो चीविधि खरीदी थी उससे तुम्हारा कुल खजाना खाली हो गया? अब तुम इतने कंजूस क्यों हो गए हो? क्या अब तुम 1000 सोने के सिक्के भी दे सकते हो? जियाली बी की यह बात सुनकर आओ बापा अचानक उपहास करने लगा। जियाली बी के चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट हुई और उसने एक आंख से आओ बापा को घूरा। उसने पलटकर कोई अपमानजनक टिप्पणी करने के बजाय अपनी ठंडी निगाहें मंच पर रखी सफेद जेड की बोतलों पर फिर से टिका दी। 35,000 आओ बापा चिल्लाया। बोली लगाते हुए उसने जियाली बी की ओर व्यंग्य भरी नजरों से देखा। 38,000 जियाली बी ने भी इसका अनुसरण किया। 45,000 आओ बापा ने दूसरे कबीले के नेता को उकसाना जारी रखा। 50,000 ये कीमत पुकारे जाने तक जियाली बी का हाथ कांपने लगा था। हालांकि उनके लिए ये स्वीकार करना कठिन था, लेकिन जैसा कि आओ बापा ने पहले कहा था, जियाली परिवार ने कई वर्षों की बचत से उच्च स्तरीय जुबानची पद्धति खरीदी थी। इस प्रकार हाल ही में जियाली परिवार की आय में 20% से 30% तक की कमी आ चुकी थी। 55,000 56,000 बाकी दर्शक उन दोनों को देखकर अफसोस भरी आहें ही भर सके। भले ही उनके पास पर्याप्त धन दौलत होती, फिर भी उनमें तीनों महान कुलों को चुनौती देने की ताकत नहीं थी। आखिर वुतांग शहर के तीनों महान कुलों में कम से कम 3 शक्तिशाली दाडोशी स्तर के साधक थे। यद्यपि आर्थिक शक्ति किसी कबीले को सहारा देने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, लेकिन यदि इस आर्थिक शक्ति की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति नहीं होती तो दुनिया की दौलत होने के बावजूद भी वे शक्तिशाली नहीं होते। इसलिए बाकी दर्शकों ने चतुराई से इन दोनों कुलों के बीच नीलामी की लड़ाई में शामिल होने से परहेज किया, जबकि वे कभी कभी शियाओ कुल की ओर देखते रहे, जो अभी भी तटस्थ बने हुए थे। जब फाउंडेशन एलिक्जिर की कीमत बढ़कर 73,000 हो गई, तो उदास चेहरे वाले जियाली बी ने आखिरकार अपना इरादा बदल दिया। अपने कबीले की मौजूदा परिस्थितियों में वह और अधिक पैसा बर्बाद नहीं कर सकता था। राख जैसे चेहरे वाली जियाली बी को देखते ही आओ बापा ने खुशी से अपना शरीर पीछे खींच लिया और उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। दोनों के बीच चल रही लड़ाई के दौरान याफेई मन से अपनी मोहक मुस्कान बनाए हुए सब कुछ देख रही थी। उसकी निगाहें किसी भेड़िए की तरह किसी मोटी भेड़ को निहार रही थीं। नीलामी की अंतिम कीमत तय होने के बाद ही याफेई ने अनिच्छा से अपने हाथ में पकड़े छोटे हथौड़े को नीचे की ओर मारा। जब याफी ने एक बार फिर 2 फाउंडेशन एलिक्जिर आगे बढ़ाए, तो मौन बैठे शियाओ जान ने आखिरकार अपनी चाल चली। उसकी उदासीन आवाज सबसे पहले सुनाई दी, जिससे पहले से ही निराश जियाली बी और भी गहरे अवसाद में डूब गई। 70,500 जीतने के दृढ़ संकल्प से भरी एक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मंच पर याफी भी शियाओ जान के जोश को देखकर अचंभित रह गई। कुछ देर बाद होश में आने पर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कोई और है? अपनी कुर्सी पर बैठे जियाली बी ने मुस्कुराते हुए शियाओ जान को गुस्से से घूरते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, कमीने, अगर वह न होता तो मेरा जियाली वंश शर्मनाक स्थिति में कैसे पहुंच जाता। जियाली बी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने दांत पीसते हुए अचानक कड़वाहट से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, 85,000 95,000 जियाली बी की ओर देखे बिना ही जियाओ जान ने हाथ हिलाया, जिससे यह आभास हुआ कि जियाली बी द्वारा लगाई गई किसी भी राशि का भुगतान करने में वह पूरी तरह सक्षम होगा। ये देखकर कि शियाओ जान हर हाल में जीतना चाहता है, जियाली बी के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे, लेकिन उसकी आंखों में गहरे में एक शरारती मुस्कान झलक रही थी, मानो उसके जबड़े कसते हुए उसे थोड़ी सी झिझक हुई हो। 100,000 जियाली बी की बोली सुनकर पूरा हॉल खुशी से झूम उठा। फाउंडेशन एलिक्जिर की 2 बोतलें खरीदने के लिए 1 लाख सोने के सिक्के खर्च करना पागलपन है। ये स्पष्ट रूप से एक बड़ा नुकसान था।
जिया ली, जो मानो जान की बाजी लगाने को तैयार दिख रहा था, को ध्यान से देखते हुए शियाओ यान ने हल्की सी मुस्कान दी। सिर हिलाते हुए उसने जुनैर से धीमी आवाज में कहा, मुझे यकीन है कि अगर पिताजी ने एक बार फिर बोली लगाई तो वह इस घाटे के सौदे से अपना पल्ला झाड़ लेगा। शुनेर ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं, उसने दोनों के बीच चल रहे संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया था और कुछ चौंक कर बोली, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसे बहुत चाहता है। हे, शियाओ यान मुस्कुराया, उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जिएलीबी की नवीनतम बोली सुनने के बाद जियाओ जान चुपचाप पहली पंक्ति में बैठा रहा। अचानक उठकर उसने जिएलीबी को एक व्यंग्यात्मक नजर से देखा। अगले ही पल अचानक मुस्कुराते हुए जियाओ जान के अगले शब्दों ने जिएलीबी को स्तब्ध कर दिया, तुम जीत गई। संक्षेप में, बहुत बढ़िया पिता। पब फ्यूचर विज्ञापन, अध्याय 59, नीलामी का अंत। जैसे ही ये शब्द जियाओ जान के मुंह से निकले, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद सबकी निगाहें एक एक करके राख जैसे चेहरे वाले जियालीबी की ओर मुड़ गईं, मानो उस पर आई विपत्ति पर खुशी मना रही हों। हा, फाउंडेशन एलिक्जिर की 2 बोतलों के लिए 100,000 सोने के सिक्के। ये आदमी तो वाकई बहुत खर्चीला है। जियालीबी के चेहरे पर आई शिकन को देखकर जियाओ यान ने अपनी शरारती मुस्कान छिपाने की कोशिश में अपना सिर झुकाया और बुदबुदाया। शाओ यान को खुश देखकर शुनेर मुस्कुराए और धीरे से हंसते हुए बोली, आमतौर पर दूसरे दर्जे की गोली की बाजार कीमत ज्यादा से ज्यादा 30,000 सोने के सिक्के होती है। फाउंडेशन एलिक्जिर एक चमत्कारी औषधि है जो 2 जीची प्रशिक्षण की गति को बढ़ा सकती है और अपेक्षाकृत दुर्लभ है, इसलिए इसकी कीमत दूसरे दर्जे की गोली से कहीं अधिक होनी चाहिए। लेकिन इसे खरीदने के लिए 100,000 सोने के सिक्के खर्च करना, ये जिएलीबी वाकई बहुत ज्यादा खर्चीला है। शाओ यान हंसते हुए सहमति में सिर हिलाया। उसने लालसा से अपने होंठ चाटे और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर द्वितीय श्रेणी के फाउंडेशन एलिक्जिर की एक बोतल 10,000 सोने के सिक्कों में बिक सकती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे महान रसायन शास्त्री सोने में नहा सकते होंगे। कीमियागरी इस महाद्वीप का सबसे समृद्ध पेशा है, यह एक सच्चाई है, हर कीमियागर के पास अच्छी खासी संपत्ति होती है। शुनेर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मंच पर रखे फाउंडेशन एलिक्जिर की ओर देखते हुए उसने आगे कहा, कीमियागर का पद बढ़ने के साथ साथ वे अपने उत्पादों की नीलामी कम करते हैं। इसके बजाय वे वस्तु विनिमय को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसे का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वस्तु विनिमय। जियाओ यान की भौहें तन गईं और उसे एहसास हुआ कि उसे थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि याओ लाओ के पास इतना प्रचुर मात्रा में गुप्त खजाना क्यों था। हाँ, वे ऐसी गोलियों के बदले में डोउ तकनीक, ची विधि, दुर्लभ रसायन शास्त्र सामग्री या उच्च स्तरीय मॉन्स्टर कोड जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। शूनेर के गुलाबी होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और एक मुस्कान बन गई। जैसे ही उसने अपना व्याख्यान जारी रखा, नतीजतन यह अक्सर कहा जाता है कि रसायन शास्त्री का पेशा इस महाद्वीप में सबसे अधिक ईर्ष्या का पात्र है। हर कोई रसायन शास्त्री बनने का सपना देखता है, लेकिन कठोर और पहुंच से बाहर की आवश्यकताओं के कारण अक्सर ये सपने चकनाचूर हो जाते हैं। कुछ हद तक पछतावा करती हुई शुनेर को देखते हुए जियाओ यान ने अपनी नाक रगड़ी, अपनी आत्मा में हुए परिवर्तन के लिए आभारी महसूस करते हुए। बातचीत को आगे न बढ़ाने का फैसला करते हुए जियाओ यान ने अपनी नजरें पीले पड़े चेहरे वाली जियालीबी की ओर घुमा ली। इसी तरह जियालीबी शियाओ जान की बातों से स्तब्ध रह गया। वह अविश्वास से भरी आंखों से शियाओ जान को देखता रहा, जिसने इतनी आसानी से बोली की होड़ छोड़ दी थी। उसे ऐसा लगा जैसे आधा दिन बीत गया हो, तब जाकर उसे समझ आया। जियालीबी ने कर्कश स्वर में कहा, कमीने, तुमने मुझे फिर धोखा दिया। ये सब नाटक था। हे, क्या तुम भी यही करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? बस फर्क इतना है कि हाल ही में तुम्हारा ध्यान थोड़ा भटक गया था और तुम्हारी एक्टिंग बहुत बनावटी लग रही है। जियाओ जान ने व्यंग्य भरे लहजे में इतराते हुए हंसा। अच्छा, बहुत अच्छा, बेहद अच्छा, बेहतरीन, शाओजान, मैं जियालीबी, ये शब्द हमेशा याद रखूंगा। जियालीबी गुस्से में हौंकते हुए कुछ सांसें छोड़ता रहा, उसकी निगाहें ठंडी और विषैली थीं। जियाओ जान ने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया और आखिरी बार तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ याफेई की ओर मुड़कर कहा, मालकिन याफेई, चलिए आखिरी नीलामी शुरू करते हैं। याफेई ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए अपना तटस्थ भाव बनाए रखा। हालांकि अंदर ही अंदर वह इस घटनाक्रम से खुशी से झूम रही थी। इस नीलामी ने उसकी तमाम उम्मीदों को पार कर दिया था और मुनाफा जितना ज्यादा होगा, रहस्यमय रसायनज्ञ नीलामी घर को उतना ही ज्यादा पसंद करेगा। पीले पड़े चेहरे वाली जियालीबी को सांत्वना भरी मुस्कान देते हुए याफी ने एक बार फिर झुककर फाउंडेशन एलिक्जिर की आखिरी 2 बोतलें उठाईं। अपने गुलाबी होठों पर चमकती मुस्कान के साथ उसने घोषणा की, देवियों और सज्जनों, यह एलिक्जिर का आखिरी बैच है और इसकी शुरुआती बोली 30,000 है। औषधियों के अंतिम बैच को देखते ही शियाओ जान के आसपास मौजूद कुछ बुजुर्ग कांप उठे और स्पष्ट इरादों के साथ शियाओ जान की ओर जल्दी से देखने लगे। अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे हुए जियाओ जान ने बड़ों के इशारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उनकी निगाहें नीलामी घर के चारों ओर घूमती रहीं और अंत में ठंडे स्वर में घोषणा करने से पहले एक पूरा चक्कर लगा लिया, 50,000। शाओ जान की बात सुनकर जियालीबी का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसका मुंह अनायास ही खुलने लगा, लेकिन अपनी वर्तमान वित्तीय संकट की याद आते ही वह खेदपूर्वक उसे बंद करने में असमर्थ रहा। दूसरे कोने में आओ बापा गंभीर मुद्रा में खड़े शाओ जान को निहारते रहे। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए और अपनी हथेली के पिछले हिस्से पर उंगलियां थपथपाते हुए आओ बापा की आंखों में कुछ रहस्य उजागर होने का हल्का सा आभास हुआ। एक पल में उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, 55,000। बूतांग शहर के 3 महान कुलों के बीच एक विचित्र संबंध था। हर कुल दूसरे 2 कुलों के कारोबार पर कब्जा करना चाहता था, फिर भी तीनों ही एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने से डरते थे, क्योंकि तटस्थ कुल को ऐसा करने से लाभ हो सकता था। यहाँ तक कि अगर उनमें से 2 आपस में हाथ मिला भी लेते तो भी वे अपने साथी पर शक करने से बच नहीं सकते थे।
इसलिए जब तक उन्हें एक पक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक तीनों पक्ष इस जटिल और नाजुक गतिरोध में ही फंसे रह सकते थे। तीनों महान कुलों के अपने अपने द्वेष थे, कोई भी दूसरे को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि पहले आओ बापा ने जिया लीबी का उपहास और मजाक उड़ाया था, लेकिन अब जब शियाओ झान बोली लगा रहा था, तो आओ बापा शियाओ झान से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार था ताकि शियाओ कुल को और अधिक धन का नुकसान हो। आओ बापा की बोली से जियाओ जान के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस एक नजर डाली और कहा, 65,000। 65,000 की कीमत फाउंडेशन एलिक्सिर के लिए बाजार मूल्य से कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन जियाओ जान को यह भी अच्छी तरह पता था कि कुलों के बीच इस तीन तरफा संघर्ष में फाउंडेशन एलिक्सिर को कम या उचित कीमत पर खरीदना असंभव होगा। हे, शियाओ कबीले का मुखिया तो वाकई खर्चीला है, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे धोखा न दे दो। मेरे पास फाउंडेशन एलिक्सिर पहले से ही है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे देता हूँ। शियाओ जान की इस पेशकश के बाद आओ बोपा थोड़ा हिचकिचाने लगा। ऐसा लगता है कि जियालेई बी की भारी हार के बाद वह और भी सतर्क हो गया था। शियाओ जान ने आओ बापा को देखा और कुर्सी पर आराम से बैठते हुए हल्की हंसी हंस दी। आओ बापा ने अपने चेहरे पर जो मुस्कान या बनावटी भाव बनाए रखे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि वह अंदर से कैसा महसूस कर रहा था। फिर भी शियाओ जान ने बाद में बड़बड़ाते हुए कहा, धिक्कार है, मुझे 10,000 अतिरिक्त देने पड़े। ये कमीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये शब्द सुनकर जियाओ यान को लगा कि ये हास्यास्पद है। इस तरह की लड़ाई में क्या कोई नेक इंसान बचता है? अगर दूसरे पक्ष को जिया लीबी जैसी मुसीबत में पड़ने का डर न होता, तो वो मामला छोड़ने से पहले बोली को और भी बढ़ा देता। उंगलियां थपथपाते हुए शियाओ यान ने मंच पर याफी की ओर देखा, जिसने अभी अभी छोटा हथौड़ा नीचे गिराकर नीलामी के अंत का संकेत दिया था। मन ही मन उसने राहत की सांस ली, ये रकम कुछ समय के लिए काफी होगी। अब बस रसायन शास्त्र की सामग्री और याओ लाओ द्वारा की हुई गैदरिंग पाउडर को परिष्कृत करना बाकी था। जल्द ही मैं डूजे बन जाऊंगा। शियाओ यान ने अपने होठों को चाटा और एक लंबी आह भरी। उसके प्रशिक्षण सफर की पहली बाधा पार होने ही वाली थी। अध्याय 60, प्राप्त सामग्रियां। नीलामी समाप्त होने वाली थी, ये देखकर जियाओ यान ने चुपके से वहां से निकलने का बहाना ढूंढ लिया। नीलामी स्थल से सावधानीपूर्वक निकलने के बाद जियाओ यान थोड़ी दूर पास की एक गली में चला। वह एक सुनसान कोने की ओर गया और उसने पहले से खरीदा हुआ बड़ा काला चोला ओढ़ लिया। भारी चोले में लिपटे होने के कारण उसकी गति धीमी हो गई, इसलिए वह बड़ी धीमी गति से ही नीलामी स्थल पर वापस लौटा। याफी ने जब से उसे चौथे दर्जे का रसायनज्ञ के रूप में पहचाना था, तब से उसने नीलामी स्थल पर एक मुखबिर तैनात कर रखा था ताकि उस रहस्यमय व्यक्ति के किसी भी संकेत पर नजर रखी जा सके। परिणाम स्वरूप जैसे ही जियाओ यान वहां पहुंचा, वहां पहले से ही एक कोमल और सुंदर युवती उसका इंतजार कर रही थी, जो उसे पीछे ले गई और सावधानीपूर्वक उसकी सेवा की। अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए शियाओ यान ने मेज पर रखी चाय की प्याली को होठों तक उठाया और एक घूंट ली। उसने बगल में बैठी शर्मीली युवती पर एक नजर डाली और हल्के से सिर हिलाया। शियाओ यान के होंठ हिले बिना ही एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, नीलामी खत्म होने में कितना समय बचा है? अचानक पूछे गए इस सवाल से युवती चौंक उठी। एक बड़े काले लबादे में लिपटी शियाओ यान को लड़की ने छुपकर देखा। फिर उसने पीले पड़े चेहरे के साथ अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और घबराकर जवाब दिया, महोदय, नीलामी पहले ही समाप्त हो चुकी है, या फिर हस्तांतरण प्रक्रिया संभाल रही है। उस युवती को देखकर शियाओ यान थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वह डरी हुई खरगोश जैसी लग रही थी। वह इतना डरावना तो नहीं था, है ना? इस संभावना को स्वीकार करने से हिचकिचाते हुए उसने अपना सिर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। एक तरफ सिर झुकाए खड़ी लड़की ने एक बार फिर चुप खड़े शियाओ यान को देखा और चैन की सांस ली। जब उसने ये जिम्मेदारी ली थी, तब मास्टर गुनी ने उसे चेतावनी दी थी कि इस रहस्यमय व्यक्ति की किसी भी इच्छा को पूरा करने में कभी संकोच न करे, चाहे वह इच्छा कुछ अतिरिक्त काम करने की ही क्यों न हो। 1 साल तक नीलामी स्थल पर काम करने के बाद उस युवती को स्पष्ट रूप से पता था कि इन अतिरिक्त कार्यों में क्या क्या करना होगा। यही कारण था कि जब भी शियाओ यान बोलती, वह सिर से पैर तक कांप उठती थी। उसे डर था कि कहीं ये रहस्यमय व्यक्ति उससे भी कोई अतिरिक्त कार्य न मांग ले। लड़की लगभग 10 मिनट तक कांपती रही, जिसके बाद दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। आखिरकार उसे थोड़ी राहत मिली। ओह महोदय, आप तो बहुत जल्दी आ गए। जूली को आपका अच्छे से स्वागत करना चाहिए था, है ना? याफेई की सुडौल कमर लहराती हुई और मोहक अंदाज में वह धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसकी आकर्षक आकृति कमजोर आत्मसंयम वाले पुरुषों को भी उत्तेजित कर सकती थी। सुक्कुबस, उसके दिल ने एक बार फिर चीख मारी। जियाओ यान पीछे हट गई और हल्के से सिर हिलाया। शियाओ यान को सिर हिलाते देख बगल में खड़ी युवती ने एक बार फिर राहत की सांस ली। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और जल्दी से चली गई। शियाओ यान के चेहरे पर असंतोष का कोई निशान न देखकर याफी को राहत मिली। उसने उसे एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें स्वर्ग का आकर्षण समाया हुआ था। उसकी मुस्कान ने शियाओ यान को बिजली का झटका दिया। इस मोहिनी से बात करते समय शियाओ यान ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। लबादे के नीचे उसने अपनी सादी काली अंगूठी को सहलाया और जल्दी से बोलने की जिम्मेदारी याओलाओ को सौंप दी। क्या नीलामी समाप्त हो गई है? जी हाँ, याफी ने मुस्कुराते हुए अपने बर्फ जैसे सफेद चेहरे को हिलाया। याफी ने हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक हल्के नीले रंग का जेड कार्ड प्रकट हो गया। वह हंसते हुए बोली, सर, ये 7 मूलभूत औषधियां सभी मिलाकर 285,000 सोने के सिक्कों में नीलाम हुई। कर कटने के बाद बाकी की रकम इस कार्ड में है। शाओ यान ने आगे बढ़कर कार्ड उठा लिया। वह उसके हाथ में आराम से समा गया और स्पष्ट रूप से उसे बनाने में काफी खर्च आया था। उसने हल्के से जेड कार्ड को सहलाया और सिर हिलाया। युवा और सुंदर हथेलियों को देखते हुए याफी को एक बार फिर एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये कीमत मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर है।
मैं बहुत संतुष्ट हूँ। याओ लाओ की आवाज सुनकर याफेई को बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत अपने सारे विचार मन से निकाल दिए। अपनी मोहक आंखों से घूरते हुए उसने अपने गुलाबी होठों को सिकुड़ा और हंसते हुए कहा, अगर आप बाद में भी दवाइयों की नीलामी करना चाहें तो कृपया प्राइमर नीलामी घर आइए, हम आपको सर्वोत्तम मूल्य दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर हिलाते हुए शियाओ यान ने जेड कार्ड एक तरफ रख दिया। थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद याओ लाओ ने पूछा, मैंने जिन सामग्रियों का अनुरोध किया था क्या वे आपको मिल गईं? याफेई की लंबी और पतली भौहें एक सुंदर चाप में मुड़ गईं और वह हल्के से हंस पड़ी। उसकी प्यारी सी हंसी सुनकर शियाओ यान को सुखद आश्चर्य हुआ। जी हाँ, हमारे नीलामी घर ने स्वाभाविक रूप से आपकी ची अनुरोध को पूरा कर दिया। याफी ने ताली बजाई और गुनी स्वयं एक जेड प्लेट लेकर आगे बढ़ा। फिर वह शियाओ यान के पास रुका और झुककर प्रणाम किया। उसने सावधानीपूर्वक जेड प्लेट को मेज पर रखा और हंसते हुए कहा, महोदय, आपने जो सामग्री मांगी थी वह सब यहाँ मौजूद है। अपने बगल में रखी सामग्री से भरी थाली को देखकर शाओ यान की आंखें खुशी से चमक उठी। इस नीलामी घर की क्षमता किसी से कम नहीं थी। अगर वह खुद इन सामग्रियों को खरीदने की कोशिश करता तो उसका बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती। लेकिन यहाँ इस नीलामी घर ने एक ही दिन में सब कुछ जुटा लिया था। इससे शाओ यान को अपनी इस अप्रत्याशित किस्मत पर बहुत खुशी हुई। हम असुविधा के लिए क्षमा करें। क्यूई शोधन पाउडर के लिए एकत्रित सभी सामग्रियों को देखकर याओ लाओ की उदासीन आवाज भी थोड़ी नर्म हो गई। कई वर्षों तक नीलामी स्थल पर अनेकों लोगों से बातचीत करने के कारण याफेई स्वाभाविक रूप से याओ लाओ के नर्म लहजे को पहचान सकी। वह सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुई। ये सौदा सही निर्णय था। मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहता। इन सामग्रियों के लिए जो पैसे लगेंगे उन्हें इस कार्ड से काट लीजिए। जब याफेई ने देखा कि शियाओ यान दोबारा कार्ड निकालने ही वाली है तो वह तुरंत हंस पड़ा, सर, हमने ये सामग्रियां खुद ही हासिल की हैं। बाहर मिलने वाली कीमतों की तुलना में ये बहुत सस्ती हैं। आपकी दोनों नीलामियों से हमारे नीलामी घर की काफी प्रतिष्ठा बढ़ी है। भला हम इन चीजों के लिए पैसे लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ठीक है, चलो तुम्हारी मर्जी से करते हैं। अगर भविष्य में मुझे और सामग्री की जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे गोलियों का आदान प्रदान कर लूंगी। सिर हिलाते हुए चतुर याओ लाओ समझ गया कि वह एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती है। उससे बहस न करते हुए शियाओ यान ने सावधानी से जेड की थाली उठाई और उसमें रखी चीजों को एक तरफ रख दिया। ठीक है, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं और मैं अब और नहीं रुकूंगा। सारा सामान रखे जाने पर जियाओ यान उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ हिलाए और सीधे बाहर चला गया। महाराज, याफी आपके साथ चलेगी। याफी ने गुनी को आंख मारी। दोनों आगे बढ़कर रास्ता दिखाने लगी। शाओ यान ने विनम्रतापूर्वक आगे आगे चल रहे उन दोनों नीलामी प्रबंधकों का अनुसरण किया और पिछले कमरे से बाहर निकल गया। उसने अपना सिर उठाया और धीरे धीरे चलने लगा। जैसे ही वे पीछे वाले कमरे से बाहर निकल रहे थे, नीलामी स्थल के दूसरी ओर 3 लोगों का एक समूह भी दिखाई दिया। उन तीनों पर नजर डालते ही जियाओ यान घबराकर अपना लबादा खींचने लगा। उसे एहसास हुआ कि बीच में खड़ा व्यक्ति उसका पिता जियाओ जान था। कृपा करके उसे मुझे देखने मत देना, शियाओ यान ने प्रार्थना की।